हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नैना उर्फ मुस्कान मैम और आज हम करने वाले हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का वन शॉट। यस यू हर्ड दैट राइट, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और साथ ही में हम साथ साथ इन टेक्स्ट के सारे क्वेश्चंस लाइन वाइज करते चलेंगे। ऑल्सो इस वाले लाइव लेक्चर के बाद आप सारे के सारे क्वेश्चंस को खुद से आंसर करने की क्षमता रखेंगे एंड एज वेल एज तुम लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझ आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना और साथ ही में आपके होमवर्क के लिए कुछ एमसीक्यू, 3 एमसीक्यू इस पूरे सेशन में आपको दिए गए हैं। एक स्टार्टिंग में, एक मिड में और एक एंड ऑफ द सेशन में। तीनों के तीनों एमसीक्यू का आंसर भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। जो भी बच्चे कमेंट सेक्शन में सबसे सही और सबसे पहले उत्तर देंगे उन कुछ बच्चों का नाम शाउट आउट किया जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवाज़ सही ऐसे आ रही है ना, एक में चेक कर लेती हूँ। हाँ जी, सही से आ रही है। चलो जी बच्चे लोग, सबसे पहली जो अगर मैं बात करूँगी, पहले मैं आपकी स्क्रीन को एडजस्ट कर लूँगी। आई थिंक एडजस्टेड है, बिल्कुल सही से दिख रहा है। चलिए तो देखो बच्चे लोग, क्या है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के हम लोग नोट्स देखने वाले हैं। ठीक है, कि आपको सारे के सारे नोट्स लिखने की ज़रूरत है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो टॉपिक में मतलब आप अपना एनसीईआरटी लेके बैठ सकते हो, ठीक है ना, या फिर पहले आप अच्छे से समझ सकते हो, जहाँ पे भी आपको लगे कि भाई ठीक है मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं आती है। So you have to underline that topic in the NCERT and write that mean, or you can write the answer in the NCERT as well via pencil. ठीक है, note with the pen, ताकि आप लोगों को जब आ जाए तो तुम उसको इरेज करके फिर अपनी NCERT को एज फॉर रिविजन यूज़ कर सको। ठीक है, चलो जी, सबसे पहली बात आ जाती है इंट्रोडक्शन। ठीक है, सब कुछ दिख रहा है ना? एक मिनट को थोड़ा छोटा सा कर लेते हैं। ओके, वेट अ सेकेंड। एक नंबर। अच्छा, तब तक सारे के सारे अपने हाल चाल बता देना कमेंट्स में। ठीक है, ओके, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ अभी। ठीक है, चलिए जी, क्या है बच्चे लोग इंट्रोडक्शन। देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड गुड हेल्थ। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आपको ग्रोथ करनी है, आपको डेवलपमेंट करनी है, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए आपको क्या ज़रूरत है, तो अल्टीमेटली आप लोग कहोगे कि मैम हमें सिर्फ गुड फूड की ज़रूरत है। ठीक है ना, अच्छा खाना हो और एंड दैट्स इट। ठीक है, आपको हेल्दी खाना मिलेगा तो डेफिनेट सी बात है आप ग्रो करने लगोगे। फूड हमें क्या क्या देता है बच्चों लोग? हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है ना, ये सब हमें फूड देता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के फूड होते हैं, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हमें देते हैं। ठीक है, हमें फूड बेसिकली मिलता कहाँ से है? 2 जगहों से। कहाँ से? एक तो प्लांट से और एक एनिमल से, जहाँ से नेचुरली हमें खाना मिलता है। ठीक है ना, प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स एग्रीकल्चर के थ्रू, एंड एनिमल्स में एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू हम उनसे अपना खाना प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, सो बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स का पालन करना ही होता है। ठीक है ना, ताकि हम उनको अपने भले के लिए जब पालते हैं, लाइक उनसे हमें दूध चाहिए होता है, मीट चाहिए होता है, एग्स या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, इसकी वजह से हम एनिमल्स को पालते हैं। ठीक है, इंसान इज़ वेरी सेल्फिश। वो प्लांट या एनिमल सबको, जिसको भी पालेगा उसको बस अपनी सेल्फिशनेस के लिए पालता है, एक्सेप्ट फ्यू। ठीक है ना, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ काइंडनेस की वजह से भी एनिमल्स एंड प्लांट्स को पालते हैं। ठीक है, तो तुम्हें देखना है। चलो ये भी बता दो तुम कौन से वाले हो। तुम्हारे घर पे पेट हैं तो तुम उसको अपनी भलाई के लिए पालते हो, या फिर हाँ कि ठीक है ये हमारा फ़र्ज़ है, एज ए ह्यूमन है हम लोग, तो हम अगर किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हाँ हम कर रहे हैं, बता देना। ठीक है, इंडिया हैज़ अ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, एज यू नो बच्चे लोग, 1 बिलियन से भी ज़्यादा पीपल हैं पॉपुलेशन में। सो फीड एवरीवन, वी नीड मोर फूड प्रोडक्शन। तो भैया देखो, खाने का प्रोडक्शन तो ज़्यादा चाहिए इतनी वाइड पॉपुलेशन होने की वजह से, बट सिंस मोस्ट लैंड इज ऑलरेडी कल्टिवेटेड वी कैन नॉट इंक्रीज द लैंड एरिया, सो वी मस्ट इंक्रीज द प्रोडक्शन एफिशिएंसी। तो बेसिकली इस चैप्टर का लेना देना सिर्फ इतना सा है, ये सिर्फ आपको इतना बोलना चाहता है कि लैंड तो फिक्स है। ठीक है, भूमि इतने गज है तो उतना ही गज रहेगा। ठीक है ना, कल्टीवेशन लैंड नहीं बढ़ रही है क्योंकि लोगों को घर चाहिए, लोगों को फार्म हाउसेस चाहिए, लोगों को लाइक अपने आराम के लिए बहुत बड़ी बड़ी जगह चाहिए। तो बेसिकली कल्टीवेटेड लैंड तो आप लोग नहीं बढ़ा रहे हो, लेकिन जितना लैंड है उतने पे से ही आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है फूड का। ठीक है, तो मैम वो कैसे पॉसिबल होगा? लैंड तो आप नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक है, आप चाह रहे हो कि उस पर ज़्यादा फसल उग जाए। हाँ ऐसा हो सकता है, कैसे हो सकता है? वो सारे के सारे मैथड्स हम लोग इस चैप्टर में आज देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे क्या है आपके पास, नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, India's population is more than a billion and still increasing. Land under cultivation cannot be increased much. तो भैया कल्टिवेटेड लैंड को अपन लोग तो नहीं बढ़ा सकते, ठीक है ना। We must improve crop yield and livestock production. तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्लांट या एनिमल दो से ही खाना मिल रहा है, तो या तो आपको क्या करना पड़ेगा,
मतलब प्लांट्स का यील्ड बढ़ाना पड़ेगा, क्रॉप का यील्ड बढ़ाना पड़ेगा। अब बेसिकली क्रॉप क्या है, प्लांट में क्या फ़र्क है? देखो प्लांट तो एक प्लांट जब आपने उगा रखा है, क्रॉप क्या होती है बच्चों, जब एक तरीके का प्लांट है बहुत मतलब मान लो आपने इतने मतलब कुछ एकड़ जगह पे या फिर मान लो ये पर्टिकुलर जगह है, ठीक है ना, आपने इस पूरी जगह पे ना एक जैसे प्लांट उगा दिए तो दैट इज़ नोन एज द क्रॉप, ठीक है ना। सिर्फ सिंगल प्लांट है तो आप उसको प्लांट बोलोगे। जब मल्टीपल प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे उगा देते हो देन दैट विल नोन एज व्हाट, क्रॉप, ठीक है। समझ आया क्रॉप एंड प्लांट अब क्या क्या फ़र्क है। अब देखो क्या, या तो हम क्रॉप का यील्ड बढ़ा सकते हैं या फिर हम लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो भैया फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द फूड अवेलेबिलिटी बट ऑल्सो ऑन पीपल्स एक्सेस टू इट। तो भैया फूड सिक्योरिटी केवल इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि भाई खाना अवेलेबल है कि नहीं, इस बात पर भी डिपेंड करिए कि पीपल को उसका, लोगों को उसका एक्सेस है कि नहीं, ठीक है ना। हो सकता है जैसे कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, नमक जैसी चीज़ों पे, नमक जैसी बेसिक चीज़ों पे इतना ज़्यादा कर लगा दिया था। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द थिंग्स कि भाई गरीब इंसान उस चीज़ को खरीद पा रहा है कि नहीं, है ना, इजीली एक्सेसिबल है कि नहीं, ठीक है ना। तो भैया सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस उसके लिए करी जानी चाहिए। तो सस्टेनेबल एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है बच्चों लोग। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि मतलब ऐसा ना हो कि एक बार यूज़ करके वो चीज़ ख़राब हो जाए, ठीक है, जिसको आप रिसाइकिल कर सको, जिसको आप रीयूज़ कर सको, ठीक है ना, जिससे आपका एनवायरनमेंट इतना एनवायरमेंटल हेजार्डस ना हो वो चीज़ें, ठीक है ना। तो बेसिकली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आर नीडेड टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। तो भैया ताकि क्या हो, हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय ना कर लें, इसलिए हमें क्या चाहिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है ये सब काम करने के लिए, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात। चलिए इसके बाद क्या है बच्चे लोग, एंड साइंटिफिक मेथड इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर रिक्वायर्ड फॉर हायर प्रोडक्शन एंड इनकम। तो भैया ये सब करने के लिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाने के लिए, ऑल्सो इजीली एक्सेसिबिलिटी के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें लाने के लिए और कम लैंड पे, उतने ही लैंड पे, लिमिटेड लैंड पे ज़्यादा यील्ड का प्रोडक्शन करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स को डेवलप करना ज़रूरी हो गया था, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर रिक्वायर्ड फॉर हायर प्रोडक्शन एंड इनकम, ताकि भैया इनकम भी ज़्यादा आ पाए और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो पाए, ठीक है। मैम अब कैसे होगा ये तो बता दो। अभी बताते हैं भैया, आराम आराम से देखेंगे। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, है ना। कौन तुम्हें मार सकता है, मैम टीचर पीट सकते हैं हमें चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चे लोग, फटाफट से एक प्रश्न देखना, व्हाई इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। तो एज वी स्टडीड कि हमें क्यों बढ़ाना चाहिए, बिकॉज भैया पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है एंड एरिया जो कल्टिवेबल लैंड का है वो लिमिटेड है। To provide food for everyone and ensure food security, we must increase food production using improved and sustainable methods, ठीक है। तो भैया इसी वजह से क्या है, फूड का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, ठीक है। तो क्रॉप यील्ड में हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं ये देखेंगे। तो भैया जी एक सेकेंड एक बार देख लेते हैं, आपको सही दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। I like your beauty, I like your fashion, एक नंबर। देखो सीरियल्स क्या कहते हैं भैया, सीरियल्स में आ जाते हैं आपके वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, ठीक है। ये आपको ना कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, ठीक है। पल्सेस की अगर मैं बात करूँ, दालें आपको प्रोटीन देती हैं, ठीक है। दालों के नाम कुछ ग्राम, पी, मूंग, उड़द, ठीक है, लेंटिल्स, ये सब आप याद रख सकते हो। ऑयल सीड बेसिकली ऐसे सीड जिनसे आपको ऑयल मिलता है, जैसे कि सोयाबीन, मस्टर्ड, है ना, सरसों का तेल जिससे आपको मिलता है, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, ठीक है। जो ऑयल होता है ना बच्चों, ऑयल सीड्स जो होते हैं वो आपको फैट्स देते हैं। क्या देते हैं? फैट। ऐसा होता है ना, फैट है, मोटापा है, तो वो वाली चीज़ कौन देते हैं आपको? ऑयल सीड्स देते हैं, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेसिकली आपको वाइटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। फूडर क्रॉप्स जो होते हैं ना बच्चों लोग, जैसे बरसेम एंड रोट, तो फूडर क्रॉप क्या होती है, जो फीड्स फॉर लाइफ स्टॉक। देखो लाइफ स्टॉक क्या है, जो भी आपने जानवर पाल रखे हैं, ठीक है, या फिर आपने नहीं भी पाल रखे हैं, जो भी जानवर है ना, बेसिकली जो लाइफ स्टॉक है आपका, वो क्या खाता है, ठीक है। तो वो भी प्लांट्स पे मतलब चरता है, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। ऐसे काउज हैं, बफेलोज हैं, वो सारे के सारे क्या करेंगे, प्लांट्स पे ही खाएंगे, ठीक है ना, प्लांट्स को ही खाएंगे। तो ऐसा नहीं है तुम उसको अपना खाने वाली लाइक पल्सेस, सीरियल्स, ऑयल सीड्स उनको खिला रहे हो, नहीं, यू नीड टू गिव दैम बरसिम एंड ओट्स, ठीक है, इस तरीके के। तो मैम जो ओट्स हम लोग खाते हैं वो मतलब जानवरों के खाने का, यार ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये कि हाँ जो ओट्स होते हैं बेसिकली वो मतलब वो फूडर क्रॉप्स में आते हैं, जो हम लाइव स्टॉक को फीड करवाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैम अगली बार से मेरी मम्मी बोले कि ले बेटा ओट्स खा ले, अब वो तो हेल्दी है यार, ऑफकोर्स तुम्हारे लिए भी, ठीक है। तो ऐसे तो एनिमल्स भी ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं यार, फूडर क्रॉप्स के साथ साथ और भी चीज़ें खाते हैं, बट जनरली क्या है, जो फूडर क्रॉप्स हैं बेसिकली उनको क्या बोला जाता है कि वो एनिमल्स मतलब जो लाइव स्टॉक है उनके खाने के लिए वो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है, ज़्यादा इससे कंफ्यूज तो होना मत, पर फिर भी टेबल की फॉर्म में तुम्हें थोड़ा सा सेपरेट दिख जाएंगी चीज़ें, ठीक है। देखो थोड़ा छोटा करूँ, दिख जाए,
अभी दिख जाएगा, ठीक है। हाँ डन है। देखो क्या किया है, सीरियल्स की बात की है जैसे कि वीट, राइस, मेज, माइलेट्स, ठीक है ना, और पल्सेस की बात की है जैसे लेग्यूम्स वगैरह बोल रखा है इन लोगों ने, ठीक है। तो ग्राम, पी, मूंग, उड़द, अरहर, ठीक है, मसूर, ये वाले कुछ भी ले सकते हो। ऑयल सीड्स का नाम है सोयाबीन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सीसम एंड सीड्स, ठीक है। उसके बाद फ्रूट वेजिटेबल, जैसे कि आप कोई भी फ्रूट वेजिटेबल का नाम ले सकते हो। फूड क्रॉप में आप बरसीम ओट्स, सूडान ग्रास, ठीक है, इन सब का नाम ले सकते हो। तो इनसे आपको पता है सीरियल से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, पल्सेस से आपको प्रोटीन मिलता है, ऑयल सीड्स आपको फैट्स देते हैं, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से विटामिन एंड मिनरल्स मिलता है, ठीक है। ये फूडर क्रॉप क्या होता है बच्चे लोग, यूज्ड फूड फॉर द लाइफ स्टॉक, ठीक है, यूज एज फूड फॉर द लाइफ स्टॉक। तो बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं उनको खाने के लिए जो खाना दिया जाता है बेसिकली वो क्या है, फूडर क्रॉप्स बेसिकली बोला जाता है। ये क्या करते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल भैया बॉडी फंक्शन को मेंटेन रखते हैं और इम्प्रूव इम्यूनिटी, ठीक है ना, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो बेसिकली आपको इसलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। प्रोवाइड एनर्जी, तो बेसिकली फैट्स जो होगा भैया वो क्या दे देगा, मतलब ऑयल सीड क्या होते हैं, फैट देंगे और वो क्या देते हैं, एनर्जी दे देते हैं और स्टोरेज ऑफ विटामिन में हेल्प करते हैं, ठीक है। हेल्प्स इन बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। कौन, प्रोटीन। तो प्रोटीन बेसिकली क्यों खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ एंड टिश्यू जो अगर आपके डैमेज हो गए हैं तो उसको रिपेयर में काफ़ी मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट फिर से एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर डेली एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये सब इनके यूजेस होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जैसे आपको एक खरीफ एंड रबी की क्रॉप का थोड़ा सा पूछा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली खरीफ, रबी एंड जायद 3 तरीके की क्रॉप्स होते हैं जो अलग अलग सीजन में उगाई जाती हैं, ठीक है। वैसे तो ऑलरेडी हम मल्टीपल टाइम्स इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, तुम लोग अपनी एसएसटी में भी पढ़ चुके हो, बट स्टिल हम एक बार इसको पढ़ेंगे याद करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको याद करवाया हुआ है, खरीफ जो देखो सीजन के अकॉर्डिंगली खरीफ, रबी और जायद की 3 क्रॉप्स उगाई जाती हैं। सबसे पहले खरीफ बोले तो खराब, ठीक है, खराब मौसम। जैसे जब बारिश के दिन होते हैं हम लोग क्या कहते हैं, खराब मौसम है, ठीक है, जबकि वो खराब नहीं होता, अच्छा मौसम होता है, बट स्टिल ऐसे बोलते हैं ना कि मौसम खराब हो रखा है, भाई बारिश आ रही है हमारे यहाँ तो, ठीक है। तो व्हाट इज दैट, खरीफ बोले तो खराब, खराब मौसम बोले तो क्या, इन्होंने बोला है जून से अक्टूबर, ठीक है ना। तो मतलब जून से अक्टूबर को लेके तुम लोग अगर करोगे तो वो क्या है, आपका रेनी सीजन सा होता है, ठीक है। पैडी बोले तो राइस, देखो तुम्हें खुद सोचना है, रेनी सीजन बोले तो जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। पैडी जिसमें क्या आता है, राइस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना, राइस, मेज़, कॉटन, सोयाबीन, अरहर, ठीक है। तो बेसिकली खरीफ, खराब, बारिश का मौसम, जून से अक्टूबर का मौसम, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या आ जाता है भाई, इसमें कौन कौन सी राइस वगैरह या मेज़ वगैरह जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है वो वाली फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, रबी क्रॉप की बात आ जाती है, चल रहा है ना, हाँ। रबी क्रॉप कब से कब तक उगाई जा रही है बच्चों लोग, देखो अक्टूबर में जैसे अपन ने खराब फसलें उगाना खत्म किया, वैसे सर्दी वाली क्रॉप आएंगी, ठीक है। रबी बोले तो सर्दी वाली क्रॉप्स, ठीक है ना। तो रबी आ गया भैया अपने पास, अक्टूबर से अप्रैल तक उगाया जाएगा, अराउंड फरवरी मार्च तक ठंड रहती है, ठीक है। तो वही है, उतने तक आपकी क्या हो जाएगी, इनको बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में और हार्वेस्ट कर लिया जाता है मार्च अप्रैल में, इतना ही है। तो जैसे कि वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पीज, लिनसेट्स, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको इसका भी याद रह जाएगा। इसके बाद है जायद। जायद की क्रॉप क्या है, आप देखो अपन लोग अप्रैल तक तो पहुंच ही गए हैं, अप्रैल से जून तक का बच गया है। तो भैया देखो यहाँ पे से मार्च या फिर जून, ठीक है ना, मार्च से जून तक आप इसको बोते हो, काट भी लेते हो, ठीक है ना। शॉर्टर समर सीजन में आप इसको हार्वेस्ट कर लेते हो बेसिकली। तो वजह जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर एंड पम्पकिन, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट गर्मी में आते हैं ना। जैसे इन्होंने बोल रखा है ना जून जुलाई तक, तो मतलब जून में तो गर्मी ही होती है। तो बेसिकली गर्मी के मौसम में आपको क्यूकम्बर, वाटरमेलन कहते हैं ना, पानी वाले फ्रूट, सीजन के फ्रूट्स खाने चाहिए। तो व्हाट वाज दैट वाज जायद क्रॉप्स, ठीक है, जेद क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स, ठीक है, ये सब बोल सकते हो तुम इसको। खरीफ, खराब, कहाँ से कहाँ तक, जून से लेके ऑलमोस्ट अक्टूबर तक, ठीक है, बारिश चली जाती है अक्टूबर तक। और बारिश के दिनों में भैया ज़्यादा पैडी, मेज़, इस तरीके की फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है ना, कॉटन, सोयाबीन एंड ऑल, ठीक है। इसके बाद क्या था अपने पास, रबी की क्रॉप, दिस इज द विंटर सीजन, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक चलेगा, मार्च अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। तो वही स्टार्टिंग अक्टूबर नवंबर में आप उसको सो करोगे एंड मार्च अप्रैल में आप उसको हार्वेस्ट कर लोगे, ठीक है, कटाई कर लोगे। तो बेसिकली रबी क्रॉप में अगर मैं बात करूँ तो क्या था आपके पास, गेहूं है, ठीक है, गेहूं जो होते हैं अपन को तभी मिलते हैं ना मार्च अप्रैल के आसपास, ठीक है ना। तो गेहूं है, ग्राम है, सरसों है, पीस है, लिनसीड्स हैं, ये सब उसका है, ठीक है। जायद फिर छोटा सा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, मार्च अप्रैल, ठीक है ना, मार्च अप्रैल मई जून, ये 2 3 4 से महीने हैं। तो भैया शॉर्ट समर सीजन में हार्वेस्ट करोगे, लाइक वाटरमेलन, कुकुम्बर और मस्क मेलन, ठीक है, इस तरीके से पम्पकिन, ठीक है। तो यही वाली चीज़ें दे रखी है भैया। इंडियाज फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज 4 times in 1952 to 2010 with only 25% इंक्रीज इन लैंड। तो भैया बता रहे हैं 1952 से 2010 तक सिर्फ 25% लैंड इंक्रीज हुई है फॉर द कल्टिवेशन, बट स्टिल इम्प्रूव फार्मिंग टेक्निक की वजह से 4 गुना ना 4 times, हाँ
इंक्रीज 4 टाइम्स यील्ड 4 टाइम इंक्रीज हो गई है। ठीक है, समझ आई ये वाली बात? ठीक है, आई होप कोई डाउट तो नहीं होगा मेरे हिसाब से अब इसमें। अब देखो क्या है यहाँ पे, अब आपकी बात आ जाती है 3 मेजर एक्टिविटीज टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड। ठीक है, तो मेजर एक्टिविटीज क्या क्या हैं इसमें? बस क्या है, वेराइटी, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली क्रॉप को इम्प्रूव करना है वेराइटी, क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज करना और क्रॉप का प्रोटेक्शन करना है। ठीक है ना, तो बेसिकली क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या क्या है, VPP, दैट इज द वेराइटी, प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन। ये 3 चीज़ें होती हैं जो अपन को यूज़ करनी होती हैं। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, वट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हमें क्या क्या मिलता है? ठीक है, अभी तो आप लोग बता दोगे, है ना, ये सब हमने अच्छे से देख लिया है। जिसको अच्छे से पता है वो कमेंट में बता देना, जिसको नहीं पता आंसर देख लेना। ठीक है, ये बाकी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगला क्या है, दिस मैथड इन्वॉल्व। अब देखो क्रॉप वेराइटी की बात आई थी ना कि भाई हम वेराइटी में इंप्रूव कैसे करेंगे, तो दिस मैथड इन्वॉल्व डेवलपिंग बेटर क्रॉप वेराइटीज दैट गिव्स हाई यील्ड, बेटर क्वालिटी एंड रेजिस्टेंट टू स्ट्रेस और डिजीजेस। ठीक है, तो बेसिकली क्या है बच्चे लोग, वेराइटी में इंप्रूवमेंट का क्या मतलब है? देखो मान लो आपके पास चावल की वेराइटी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है ना, जैसे आपने राइस खाए होंगे, कई बार ना चावल बहुत अच्छे बनते हैं, कई बार चावल ना बिल्कुल नॉर्मल से बनते हैं। ठीक है ना, तो आप बोलते हो अच्छा ये बासमती राइस थे, ये दूसरे वाले थे, ये ताजमहल राइस थे। ठीक है, मान लो इस तरीके से कुछ आप कहते हो। तो बेसिकली होता क्या है, फ़र्क कहाँ है? तो चावल ही उगाए तो खेतों में ही गए हैं, मेहनत तो किसान ने करी ही हुई है, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो बेसिकली वहीं पे क्या आ जाता है बच्चों, वेराइटी का इंप्रूवमेंट। देखो क्या है, ये मेथड इन्वॉल्व करता है डेवलपिंग बेटर क्रॉप वेराइटी दैट गिव हाई यील्ड। तो एक तो ऐसे ही चावल जो उग रहे हों जो हाई यील्ड देंगे, जिनका क्वालिटी बेटर होगा और जो रेजिस्टेंट होंगे स्ट्रेस से एंड डिजीजेस से। लाइक अगर कोई बीमारी लगेगी तो उन्हें जल्दी नहीं लगेगी। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, आप देखोगे आप अगर मान लो 3 भाई बहन हो, तो अगर मौसम बदलता है ना, तो आप में से हो सकता है कि कोई एक भाई बहन है ना जो वो ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, जबकि बाकी के 2 जो है ना वो रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो कौन ज़्यादा सर्वाइव कर पाता है? बेसिकली होता है ना सर्वाइवल, फिटेस्ट का सर्वाइवल होता है। मैम जिंदा तो सारे ही हैं, हाँ जिंदा तो सारे ही, मतलब फिर भी कौन हेल्दी थोड़ा ज़्यादा लाइफ जी पा रहा है, जो इम्यून है। ठीक है ना, तो बेसिकली सब लोग उसको इंडल्ज करना चाहेंगे जो कम बीमार पड़ता है। तो वही वाली चीज़ है, रेजिस्टेंट टू स्ट्रेस है, डिजीजेज है। तो बेसिकली अगर हार्श कंडीशंस आती है तो भी फिर वो जी लेता है, वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो इस वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको करना क्या चाहिए? मेथड्स ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्या है? हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाती है साइंटिफिकली। ठीक है, तो बच्चे लोग ध्यान से समझना। अब ह्यूमन बींग्स में तो ठीक है, तुम भाई बहन हो भाई, ठीक है, लेकिन हम लोग भी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बने हैं। ठीक है ना, और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही जो जो चेंजेस आए उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, हमारी बॉडी में जिस तरीके के जीन्स हैं, लाइक अगर जो जीन्स कंबाइन हुए हैं वो हम में क्या आए हैं, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के आए हैं, तो डेफिनेटली हम लोग स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के बनेंगे। लेकिन अब प्लांट्स हैं यार, तो प्लांट्स में भी सेम ही होता है, लेकिन प्लांट्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर हम उनका हाइब्रिडाइजेशन करवाएं। हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली क्या है, क्रॉस करवाना है आपको। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज करते हैं, ऐसे ही प्लांट्स में हम वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज ना करके क्या यूज कर रहे हैं, क्रॉसिंग यूज कर रहे हैं या फिर हाइब्रिडाइजेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स टू गेट बेटर ट्रेड। तो बेसिकली मान लो आपने ना चावल की वैरायटी देखी, एक ऐसी वैरायटी जिसका यील्ड बहुत अच्छा है, एक ऐसी है जो डिजीज रेजिस्टेंट है, तो तुम लोग क्या कर रहे हो, उसका आपस में क्रॉस करवा रहे हो, ताकि जो आने वाला जनरेशन बने वो क्या बने, डिजीज रेजिस्टेंट एज वेल एज ऑफ गुड यील्ड। ठीक है ना, तो तुमने किस किस तरीके से क्रॉस करवाया, इंटर वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर जेनरल। ठीक है, इससे डरने का नहीं, ठीक है, ये सिर्फ क्रॉस करवा रहे हैं, लेकिन किस किस के बीच में बस थोड़ा सा देखना है आपको। इंटर वेराइटल, देखो इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन टू। ठीक है ना, इंट्रा का मतलब होता है विद इन। ठीक है, विद इन द सेम, लेकिन इंटर का मतलब है 2 अलग अलग वेराइटीज़ के बीच में। ठीक है, जैसे बिटवीन वेराइटीज ऑफ सेम स्पीशीज। अब देखो क्या होता है बच्चे लोग, जब तुम थोड़ी हायर क्लास में हो जाओगे ना, तो तुम ये पढ़ोगे कि पोर्ट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, क्या आपको सबका सब अभी याद करना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल याद नहीं करना है। बताने के लिए मैं क्या कह रही हूँ, देखो ये सबसे नीचे वाली है, ठीक है, सबसे ज़्यादा नीचे वाला लेवल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्पीशीज, तो हमें क्या देखना है कि अभी क्या है, स्पीशीज भी सेम है। ठीक है, बाकी सब तो सेम है ही है,
इवन स्पीशीज भी सेम है, बस वेराइटीज डिफरेंट है, ठीक है। मतलब मान लो मैंने चावल ही लिया है, चावल की मैंने 2 डिफरेंट वेराइटीज का यूज किया है, तो दैट इज द इंटरवेराइटल, बेसिकली बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेम स्पीशीज। मतलब स्पीशीज तो सेम होंगी पर वेराइटीज डिफरेंट होंगी, ठीक है। इसके बाद है इंटर स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक बोलिए तो स्पीशीज, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, इन बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज। तो अब इसमें क्या है, स्पीशीज सेम नहीं है, इसमें क्या है, स्पीशीज डिफरेंट है, जीनस सेम है, बाकी सब तो ऊपर वाला तो सेम होगा ही, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों लोग, बिटवीन 2 स्पीशीज ऑफ सेम जीनस। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जीनस सेम होगा पर स्पीशीज डिफरेंट होंगी, ठीक है। इसके बाद है इंटरजेनेरिक, तो इंटरजेनेरिक में तो भैया क्या हो जाएगा, जीनस से डिफरेंट हो जाएंगी, तो डेफिनेट सी बात है ऊपर वाले जितने भी लेवल्स हैं वो सारे के सारे तो सेम होंगे, बस जीनस ही अलग होगा तो स्पीशीज भी अलग होगी, वही वाली चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली 2 डिफरेंट जेनरा की बीच बात हो रही है। तो क्या आप इससे डर जा रहे हो? नहीं। सबसे पहले किसकी बात हो जा रही है, वेराइटी का। वेराइटी का लेवल तो क्या है, स्पीशीज से भी नीचे है, तो बेसिकली स्पीशीज तो सेम होगा, बस क्या है, वेराइटी जो है वो अलग अलग हो जाएगी फर्स्ट वाले में, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेराइटीज को कट करो, अब क्या है, स्पीशीज डिफरेंट हो गई मतलब जीनस सेम है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब जीनस डिफरेंट हो गई तो भैया ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो बेसिकली बस जीनस भी डिफरेंट है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, इंटर जेनेरिक, इंटर स्पेसिफिक और इंटर वेराइटल, ठीक है। जो अब नॉर्मल अगर बात करी जाए, जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है वो है इंटर वेराइटल। जैसे मैंने बोला कि राइस के बीच में क्रॉस करवाना इज क्वाइट कॉमन, ठीक है ना। जैसे तुम देखोगे कि अगर तुम्हारे सदाबहार के फूल लगे हुए हैं तुम्हारी गार्डन में या तुम्हारी नर्सरी में, जो भी तुमने छोटा सा उगा रखा है, तो उसमें तुमने देखा होगा पिंक कलर के सदाबहार है, व्हाइट कलर के सदाबहार है, उनका हाइब्रिडाइजेशन होकर एक बीच का कलर बन रहा है, ठीक है ना, ना डार्क पिंक ना लाइट वाइट, ठीक है ना। वे क्या बन रहा है, लाइट पिंक कलर बन रहा है। तो बेसिकली व्हाट्स दैट्स द हाइब्रिडाइजेशन जो हो पा रहा है, लेकिन क्या है, इंटर वेराइटल आप उसको बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि सब कुछ स्पीशीज वगैरह तो सब कुछ सेम ही था, ठीक है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या है बच्चों लोग, इंट्रोड्यूसिंग अ यूजफुल जीन टू इंप्रूव यील्ड और रेजिस्टेंस। तो बेसिकली क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाई क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया इनमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है। एक यूजफुल जीन जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है इसमें, ताकि यील्ड बढ़ा दी जाए या तो फिर रेजिस्टेंट हो जाए, क्रॉप्स क्या हो जाएंगी, रेजिस्टेंट हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया ना, एक चावल अगर गुड यील्ड के हैं, दूसरे रेजिस्टेंट है, उनको क्रॉस करने पे जो वेराइटी प्रोड्यूस होगी वो दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाएगी, ठीक है। उन्हीं को ही हम क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, दैट आर द जीएम क्रॉप्स, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड, मॉडिफिकेशन जो लिख रखा है मॉडिफाइड क्रॉप्स लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चों लोग, ये वाला देखो अपने पास, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट में इंटर वेराइटल की जैसे मैंने बात करी बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेम स्पीशीज। तो देखो जैसे अमरूद देखे हैं आप लोगों ने, ठीक है ना। अमरूद जो होते हैं भाई, देखो कई बार आपको इस तरीके के अमरूद दिखाई देते हैं, ग्रीन कलर के अमरूद होते हैं, ठीक है, कुछ रेड कलर का पल्प होता है। तो बेसिकली कुछ में व्हाइट कलर का पल्प निकलता है, कुछ में रेड कलर का पल्प निकलता है, ठीक है, किसी में थोड़ा सा डार्क निकलता है। और जब आप इन दोनों को हाइब्रिडाइज करवाओगे तो देखो इस तरीके का बनेगा, जिसमें बीच में थोड़ा सा व्हाइटिश दिखेगा और साइड में आपको रेडिश सा दिखेगा, ठीक है ना। तो ना ही ज़्यादा जल्दी इन पर डिजीज लगेगी और इनका यील्ड भी क्या होगा, अच्छा खासा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यही क्या है, इंटरफेराइटल का एक सीधा सीधा एग्जांपल है। आई होप अब तो क्लियर हुआ हो, अब तो कोई आप लोगों को डाउट ना हो, फिर भी डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है, इन द कमेंट्स। अब नेक्स्ट क्या है, इंटर स्पेसिफिक की बात करते हैं। ज़्यादा डरो मत, बस समझाने के लिए, इंटर स्पेसिफिक जितना पढ़ा है उतना ही है। बिटवीन 2 स्पीशीज ऑफ सेम जीनस, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है, क्रॉसिंग ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस दैट इज द मस्टर्ड इनटू ब्रासिका ओलिरेशिया दैट इज द कैबेज। तो बेसिकली क्या है, मस्टर्ड, ठीक है, सरसों का और कैबेज का क्रॉस करवाया है, ठीक है। मैम ये कैसा क्रॉस हो गया, मैंने बताया ना, स्पीशीज डिफरेंट कर दी इन्होंने, ठीक है। एक गेहूं है या फिर मतलब एक सरसों है और दूसरा क्या है, कैबेज है। मैम ये क्या है, तीसरा प्लांट क्या प्रोड्यूस होगा। बच्चों ध्यान से देखो, ये जो क्रॉस करवाया गया है ना, ये कोई तीसरा प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बनाया गया। इससे इंस्टेंट कोई भी क्रॉप नहीं बिल्ड होगी, कोई भी नया प्लांट नहीं उगता है। इसका केवल और केवल इतना सा लेना देना है कि साइंटिस्ट जो है वो स्टडी कर पाते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें जो हैं नई स्पीशीज़ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। देखो बस ये नोट है तुम्हारा, बस इसको ढंग से देखने के लिए पढ़े ना, कुछ भी याद नहीं करना है। नोट दिस काइंड ऑफ हाइब्रिड दैट इज द मस्टर्ड इनटू, जब आपने कैबेज को क्रॉस करवाया है, डज नॉट बिकम अ न्यू कमर्शियल क्रॉप इमीडिएटली। ऐसा नहीं होगा बड़े लेवल पे भैया एक ही प्लांट बन गया है जिसमें गोभी भी बन रही है और साथ में सरसों भी उग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा है। साइंटिस्ट स्टडीड सच हाइब्रिड्स टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ ब्रासिका फैमिली। साइंटिस्ट ने इसका क्रॉस सिर्फ इसीलिए करवाया है, देखो ब्रासिका ये है, ब्रासिका ही ये है, ठीक है। तो बेसिकली ब्रासिका फैमिली की नई हाइब्रिड्स क्या क्या हो सकते हैं उस वेराइटी को देखने के लिए केवल करवाया गया है, लाइक इम्प्रूव्ड ऑयल सीड्स और लीफी वेजिटेबल वेराइटी। तो सिर्फ ये देखने के लिए करवाया गया है कि भाई ऑयल सीड्स इंप्रूव होके और कितना बन सकते हैं, और वेजिटेबल वैरायटी में इंप्रूव होके वो कितना अच्छा, मतलब क्या इंप्रूवमेंट उनमें देखने को मिल सकती है। नथिंग लाइक कि मस्टर्ड और कैबेज एक साथ उगेंगे तो ऐसे कोई इंस्टेंट क्रॉप नहीं बनने वाली है, ठीक है।
ये बस इसलिए समझाया ताकि आप लोग ऐसे कंफ्यूज ना हो जाओ कि अरे अरे ये क्या हो गया, फिर नया प्लांट क्या बनेगा, ठीक है। अभी मैम यहाँ पे एक फैमिली की बात आई है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना बच्चे लोग, ये नहीं देखो ये है फैमिली, ठीक है, सेम फैमिली, बट क्या होती है डिफरेंट स्पीशीज उन्होंने बोला हो, क्योंकि इंटर स्पेसिफिक की बात हो रही है, ठीक है, तो वही चीज़ है, फैमिली तो सेम होगी। अब इंटर जेनरिक की बात करते हैं, ठीक है। इंटर जेनरिक बोले तो जेनरा मतलब डिफरेंट होगा, जीनस डिफरेंट होगा, ठीक है, बिटवीन टू डिफरेंट जेनरा, दैट इज द इंटरजेनिक हाइब्रिड। इसका जैसे बिटवीन फ्रियोकैक्टस एंड ल्यूक्टेमबर्जिया, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया गया। मैम अगेन क्या एग्जाम्पल याद रखने नहीं, एग्जाम्पल्स इतने नहीं पूछे जाते हैं। मैम आप क्यों पढ़ा रहे हो, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो कि इंटरजेनरिक में क्या है। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये देखो फ्लावर और कैक्टस, ठीक है, लेक्टिमबर्जिया एज वेल एज कैक्टस जो है वो साथ साथ उगे हुए हैं, ठीक है, इंटर जीनस का ये क्रॉस करवाया गया है। बेसिकली जो क्रॉस है ना बच्चों, ये करवा तो दिए गए हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि क्या इनका एक्चुअल में क्या फ़ायदा है, तो भाई एक्चुअल में ना ये स्टीराइल स्पीशीज़ देखी गई हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ जो होती हैं वो स्टीराइल होती हैं। स्टीराइल बोले तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, या जो फर्दर क्या है वो फर्दर डेवलप नहीं कर सकती। जैसे मैंने आपको बोला था कि गधे और घोड़े का जब क्रॉस करवाया गया तो म्यूल दैट इज द खच्चर बना, और वो खच्चर जो है बच्चे लोग वो सेक्सुअली इनएक्टिव होता है, ठीक है, वो सिर्फ बोझा ढोने के ही काम आता है, ठीक है। तो बेसिकली उस तरीके के जो क्रॉस होते हैं वो ऑलमोस्ट स्टेराइल जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं वो देते हैं, जिनका एक्चुअल में कोई इतना ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बस क्या था, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटिंग के लिए करके देख लेते हैं कि अच्छा किस तरीके की क्या क्या और वेरिएशंस हमें देखने को मिल सकते हैं, बट एक्चुअल में इनका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, देखो इन्हीं कोई तीनों को ही बस आपस में थोड़ा सा कंपेयर सा कर रखा है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा टेबल देखनी है तो देख लेना कि भाई इंटर वेराइटल में क्या हो रहा है, दो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेम स्पीशीज़ को, ठीक है, बस इतना याद रखना, टू डिफरेंट वेराइटीज़ के बीच में, ये टू डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में, टू डिफरेंट जेनरा के बीच में, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है इसमें, वीट और राइस को अगर तुम टू डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ गेहूँ, लाइक गेहूँ की दो वेराइटी को क्रॉस करवा लो, या फिर राइस की दो वेराइटी को क्रॉस करवा लो, ठीक है ना। जैसे एक हाई यील्ड की वेराइटी है, दूसरा डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ब्रेसिका कंपेस्ट्री दैट इज द मस्टर्ड, या फिर ब्रेसिका ओलिरेसिया दैट इज द कैबेज, इन दोनों को अगर आप क्रॉस करवाते हो, एक ऑयल सीड है, दूसरा क्या है कैबेज है, ठीक है, लीफी वेजिटेबल है, इनको क्रॉस करवाने पे क्या हो जाएगा, हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस होगा विद इंप्रूव्ड क्वालिटी और स्ट्रेस टॉलरेंस, बट इंस्टेंट कोई क्रॉप जनरेट नहीं होती है। ये केवल और केवल साइंटिस्ट ने स्टडी के लिए हाइब्रिडाइजेशन करवा रखी होती है, ठीक है। इंटरजेनरिक में क्या होता है, जैसे मैंने बताया टू डिफरेंट जेनरा होंगी, जैसे कि ट्रिटिकल दैट इज द हाइब्रिड ऑफ वीट ट्रिटिकम इनटू राई, जैसे इन्होंने वीट और राई को आपस में क्रॉस करवा के देखा है, प्रोड्यूस प्लांट विद हाई यील्ड एंड हार्डीनेस ऑफ बोथ पेरेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हाई यील्ड जनरेट होगी एंड दोनों के दोनों पेरेंट्स में क्या होगा, हार्डीनेस, ठीक है, दोनों के दोनों इजीली मतलब स्ट्रेस रेजिस्टेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद है फटाफट से ये आपका फर्स्ट होमवर्क है, विच इज द फॉलोइंग आर द मेन एम्स ऑफ क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट का इनमें से मेन एम क्या है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना, और इसको लिख देना होमवर्क 1 HW फर्स्ट, ठीक है। एक सेकेंड कुछ गिर गया है गाइस, पर चलो बाद में ही उठाएंगे, अभी नहीं दिख रहा है अच्छे से, चलो। इसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों लोग हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स डिजायर्ड इन न्यू वेराइटीज, ये लिब्बा में ओके देखो, अब जो नई वेराइटीज़ हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत होती है, तो भाई भैया हाई यील्ड हो और थोड़ा सा स्ट्रेस रेजिस्टेंट हो, ठीक है ना। तो भैया हाई यील्ड में क्या होता है, मोर प्रोडक्शन पर एकड़, ठीक है, जितना एक एकड़ में पहले जितना उग रहा था उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल बेकिंग क्वालिटी इन वीट, या फिर ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स। तो वही है कि भैया गेहूँ या फिर ऑयल सीड्स में ऑयल का ज़्यादा क्वालिटी हो, मतलब वीट में क्या हो, बेकिंग क्वालिटी आ जाए, तो वही वाली चीज़ है भाई, हाई यील्ड का इंप्रूव वेराइटी का यही वाला मतलब होता है। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंट की बात करें तो रेजिस्टेंस टू डिजीजेज, पेस्ट, ड्रॉट और सैलिनिटी। तो बेसिकली क्या हो जाए बच्चे लोग, अगर कोई डिजीज़ आए, कोई पेस्ट आए, या फिर कोई सूखा पड़ जाए, या फिर बहुत नमकीन खारी कंडीशंस आ जाएं, तो भी प्लांट सर्वाइव कर पाए, ठीक है। इस तरीके से बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। जैसे बायोटिक अगर मैं बात करूँ तो डिजीज़ एंड पेस्ट वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो डिजीज़ बोले तो बीमारियाँ, एंड पेस्ट बोले तो फिर वो भी बायोटिक ही बोला जाएगा। एंड एबायोटिक की बात करी जाए तो ड्रोट एंड सैलिनिटी, ठीक है ना।
क्लियर है, जैसे सूखा पड़ जाए, यही होता है ना प्राकृतिक आपदा, है ना, वो एबायोटिक, और बायोटिक बोले तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने फैलाई हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों लोग आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक्स डिजायर्ड इन न्यू वेराइटीज। नई वेराइटीज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत होती है, शॉर्ट मेच्योरिटी ड्यूरेशन, वाइडर अडेप्टेबिलिटी, डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेड। ध्यान से देखना है इसमें क्या क्या बात करेंगे, इजी पीजी है, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड फास्ट नहीं है, बस इतना देखो ध्यान से। न्यू वेराइटी में जैसे अपन को हायर यील्ड चाहिए थी, थोड़ा रेजिस्टेंट चाहिए थे, थोड़ा शॉर्ट मैच्योरिटी ड्यूरेशन की भाई जल्दी से मैच्योर हो जाए, ऐसा ना हो भाई सालों साल लग रहा है उनको मैच्योर करने में, ठीक है, मोर क्रॉप इन अ ईयर, ठीक है, लोअर कॉस्ट, वाइडर अडेप्टेबिलिटी, तो भैया कितने भी डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स उनमें वो उग सके, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड। तो बेसिकली एग्रोनॉमिक का क्या मतलब होता है बच्चे लोग कि जिनको कम से कम चीज़ें, मतलब देखो डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड कि भाई ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो हूँ ही, जैसे कि फूडर जो क्रॉप होती हैं उनकी टॉलनेस कंसीडर करी जाती है। क्यों? क्योंकि देखो फूडर जो क्रॉप होती हैं बेसिकली वो लाइव स्टॉक के फीड के लिए होती हैं, ठीक है ना, लाइव स्टॉक उन पे चढ़ते हैं, लाइक बुफेलोज हैं, काउज हैं या फिर कैटल्स हैं, वो उनको खाते हैं फूडर क्रॉप्स को, ठीक है ना। तो वो जितनी ज़्यादा ब्रांच होंगी, जितनी ज़्यादा लंबी होंगी, ठीक है ना, तो कैटल्स जो हैं वो हाइटेड कैटल्स भी उनको खा सकते हैं, ठीक है, ड्वार्फ कैटल भी उनको खा सकते हैं। और बेसिकली क्या है, जितनी ज़्यादा उनकी ब्रांचिंग होगी उतना ज़्यादा ही फायदा है ना यार, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स उनको इजीली असेस कर पाएंगे, ठीक है ना। सीरियल्स के लिए क्या है बच्चों लोग, ड्वार्फनेस फॉर सीरियल्स। क्यों? क्योंकि देखो छोटे होंगे, जितने ज़्यादा ड्वार्फ होंगे ना सीरियल्स, उतने ज़्यादा ना एबायोटिक रेजिस्टेंट होंगे वो, ठीक है। क्या मतलब है इसका, एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट बोले तो तेज़ हवा जो लंबे वाले प्लांट हैं उनको तो उड़ा के लॉजिंग वॉजिंग करवा देगी, लेकिन जो छोटे वाले प्लांट्स हैं, जो सीरियल्स हैं, जितनी छोटी वो होंगी तो छोटी चीज़ों को तोड़ना मुश्किल होता है, ठीक है ना। जैसे अब आपको एक बड़ा सा पेज फाड़ना, तुम उसको इजीली फाड़ दोगे, इतना छोटा सा पेज फाड़ना, उसको फाड़ने में तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। सो व्हाट वाज दैट कि जितना ज़्यादा सीरियल का साइज़ छोटा होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उनका जैसे स्टेम जो है वो मैच्योरिटी, मतलब स्टेम न्यूट्रिशन कम लेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ जाएगा, सीड से ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे उस पर, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, सीरियल्स वगैरह ड्वार्फ होने चाहिए और फूडर क्रॉप क्या होने चाहिए, टॉल होनी चाहिए। क्लियर है? आई विश आपको आवाज़ सही से आ रही हो यार। चलो अब नेक्स्ट है बच्चों लोग हमारे पास क्या, हाउ डू बायोटिक एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। तो भैया बायोटिक फैक्टर कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, लाइक मान लो पेस्ट हैं, डिजीजेज हैं, ये लग जाती हैं तो भैया क्या हो जाता है, सारी की सारी क्रॉप खराब हो जाती है। एबायोटिक फैक्टर्स भैया ड्रॉट आ गया, सैलिनिटी आ गई, अगर प्लांट्स वाइडर एडेप्टेबिलिटी नहीं कर पाए क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग तो वो बेचारे मर जाएंगे, ठीक है ना। तो वही है बायोटिक लाइक इंसेक्ट पेस्ट डिजीजेज रिड्यूस यील्ड बाय डैमेजिंग क्रॉप्स, एंड एबायोटिक लाइक ड्रॉट फ्लड सैलिनिटी और फ्रोस्ट अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स लोअरिंग द प्रोडक्शन, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपके पास, ये भी इन टेक्स्ट है, व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो डिजायरेबल एग्रोनॉमिक जो कि भैया हमें चाहिए हैं, कौन सी वाली चाहिए होती है बताओ ज़रा से। सिंपल सी बात है कि फूडर का जो हाइट है वो टॉल एंड ब्रांच्ड होना चाहिए, और जो सीरियल्स हैं उनका जो हाइट है वो ड्वार्फ होना चाहिए, ये अपन ने देखा था, ठीक है। तो देखो टॉलनेस एंड मोर ब्रांचिंग आर डिजायरेबल इन द फूडर क्रॉप टू गेट मोर बायोमास, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास मिले। ड्वार्फनेस इज प्रेफर्ड इन सीरियल्स टू रिड्यूस द न्यूट्रिएंट कंजप्शन, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट कंजप्शन रिड्यूस करने का क्या मतलब है कि जो स्टेम वगैरह हैं वो कम न्यूट्रिएंट को कंजप्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, जितना छोटा लॉजिंग इंप्रूव होए हवा से, वो बेचारा मुड़े टूड़े ना, विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। तो मतलब जो सीड्स हैं वो ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चे लोग, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो जैसे कि मैंने बोला था क्या क्या था आपके पास, वेराइटी, प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है ना। तो वेराइटी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब प्रोडक्शन की बात आती है। इन इंडिया फार्मिंग कंडीशंस वारी फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज फार्म्स, ठीक है। तो इंडिया में ना जो फार्मिंग कंडीशन है वो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा फार्म्स जो है मिल जाता है आपको। एवरी फार्मर हैज़ अ डिफरेंट फाइनेंशियल कैपेसिटी, एक्सेस टू इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी। तो कोई फार्मर गरीब है, कोई अमीर है, किसी के पास लो कॉस्ट है, किसी का बिल्कुल पैसा नहीं लगाने के लिए, तो इसलिए क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। तो कौन कौन सी है बच्चे लोग, एक होती हैं नो कॉस्ट, एक होती है लो कॉस्ट, एक होती है हाई कॉस्ट, ठीक है ना। नो कॉस्ट प्रोडक्शन, हाई कॉस्ट एंड लो कॉस्ट प्रोडक्शन। तो नो कॉस्ट में तो भैया कुछ कर ही नहीं सकते, जो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करेंगे, ऑलमोस्ट कोई एक्सटर्नल इनपुट लगेगा नहीं, ठीक है ना। लो कॉस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है बच्चे लोग, ठीक है, लिमिटेड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर और इरिगेशन वो लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना।
ये जैसे नॉर्मल किसान है, ये अंबानी किसान है, ठीक है ना। ये कहता है भाई जितना पैसा लगाना लगाओ, अच्छे से अच्छा यील्ड और वैरायटी आना चाहिए। तो भैया मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, मशीनरी यूज़ करेंगे, इम्प्रूव्ड सीड्स यूज़ करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड वाले, ठीक है ना। फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे, इरीगेशन के अच्छे खासे मेथड्स यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से इनका क्रॉप क्या होगा, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से भी इनका जो क्रॉप है ज़्यादा खराब वराब होगा नहीं। अब बायोटिक सभी को झेल पाएगी इनकी क्रॉप, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो बेटर फाइनेंशियल कंडीशंस और अडॉप्शन ऑफ इम्प्रूव टेक्निक्स एंड हायर यील्ड, ठीक है ना। तो ये तो अपन को पता ही है, जितना ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इम्प्रूव टेक्निक्स को अडॉप्ट कर पाएंगे, जिससे क्या हो जाएगी, हायर यील्ड मिलेगी। क्लियर है? अरे क्लियर है सखियों एवं सखाओं, सो तो नहीं रहे हो, उठ जाओ भाई। एक सेकेंड, थोड़ा सा कम दिख रहा है क्या, ज़्यादा दिखा दें क्या? ओके। नेक्स्ट देखो बच्चे लोग, क्या है, ये रहा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो जैसे कि मैंने बोला प्रोडक्शन में अपन को क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने बोला कि लो कॉस्ट, नो कॉस्ट, हाई कॉस्ट, तो उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एक चीज़ आई है, ठीक है। तो प्लांट नीड न्यूट्रिएंट जस्ट एज वी नीड फूड, ठीक है। तो भैया उनको क्या क्या मिलता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, एयर से मिलेगी, हाइड्रोजन कहाँ से मिल जाएगा, पानी से मिल जाएगा, एंड द रिमेनिंग 13 न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। मैंने 13 न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। मैक्रो जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, एंड माइक्रो जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, ठीक है। मैक्रो का क्या मतलब है, NPK, ये अपन ने पढ़ा था ना, ये ज़्यादा याद रख लेना भैया, ये मैक्रो तो ज़रूर पूछे जाते हैं। NPK का MGS, NPK का MGS, ठीक है, MGS, ठीक है। तो बेसिकली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ठीक है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट जो क्या होते हैं, कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं कंपैरेटिवली, जैसे मैंने तुम्हें याद भी करवाया था, ये थोड़ा सा याद है क्या तुम लोगों को, नहीं इधर तो नहीं है, देखो इधर, मन मो कल क्यों, ठीक है। तो क्या है बच्चे लोग, मन बोले तो मैंगनीज, मोलिब्डेनम एमओ, ठीक है, कल से क्लोरीन, क्यू से कॉपर, ठीक है। मन मो कल क्यों, एफी जन बसे, ठीक है ना। तो मन मो तारे मन मो कल क्यों एफी जन बसे, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, मन बेसिकली मैग्नीशियम नहीं मैंगनीज है, ठीक है। एमओ से मोलिब्डेनम है, क्यू इज कॉपर, ठीक है, जेड से जिंक है, और एफी से आयरन है। तो मन मो कल क्यू से कॉपर है, ठीक है ना। तो बसे बेसिकली बोरोन है, ठीक है। बेसिकली आप ऐसे याद रखना, मैक्रो को क्या हो जाएगा, NPK MGS, ठीक है ना, का MGS, ठीक है, NPK का MGS, ठीक है, इतना याद रहेगा। और माइक्रो को कैसे याद रखेंगे, मन मो कल क्यों जन फी जन बसे, ठीक है, फी जन बसे, यही है। आई थिंक थोड़ा सा स्टूपिड टेक्निक है, बट आई थिंक याद इजीली हो जाएगा, मुझे तो हो गया, ठीक है, मुझे भी हो गया तो तुम्हें भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बच्चे लोग अपने पास, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में deficiency of these nutrients affect plant growth, reproduction, resistant to diseases. So basically they are saying that along with carbon, hydrogen, oxygen, plants also need what, plant also needs these macro and micro nutrients, ठीक है। अगर मैं गिनूँ तो कितना था, देखो इससे थोड़ा सा रिवाइज भी होगा, तुम लोग भी ना कमेंट में लिख देना क्या क्या मैक्रो है क्या क्या माइक्रो है, ठीक है। NPK का MGS, ठीक है। तो कितने हो गए ये, 6 तो ये हो गए, कौन से, मैक्रो वाले। माइक्रो वाले क्या हो जाएंगे, मन मो कल क्यों एफी जन बसे, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ही हो गए। तो 6 और 7 कितने हो गए, 13, ठीक है। तो 13 तो हो गए ओवरऑल ये मैक्रो एंड माइक्रो मिला के, ठीक है। 13 न्यूट्रिएंट्स, साथ में कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है बच्चों लोग। इसके बाद क्या है, व्हाट आर मैक्रो एंड वाई आर दे कॉल्ड मैक्रो, ठीक है। ये तो आई थिंक आप लोग बता ही दोगे, फटाफट से बता दो, है ना। अब देखो क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट प्लांट की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेजिस्टेंस ऑफ डिजीजेस, रेजिस्टेंट टू डिजीजेस, सबको अफेक्ट करेंगे। सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड बाय यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो बेसिकली सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है बच्चे लोग, उनको रिप्लेनिश किया जाता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को यूज करके। समझ आई ये वाली बात। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अच्छा ये तो हो ही गया था, इसको तुम देख लेना, ईजी है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हाउ डू प्लांट गेट न्यूट्रिएंट, प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स लेते कैसे हैं,
तो प्लांट हमने देखा ना, कार्बन ऑक्सीजन एयर से लेंगे, हाइड्रोजन जो है वो वाटर से ले लेंगे, और रिमेनिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स इन डिसॉल्व्ड फॉर्म लेंगे, ठीक है ना। मैक्रो एंड माइक्रो ऑल द 13 एलिमेंट्स दे टेक फ्रॉम द सॉइल इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, ठीक है। व्हाट आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या है बच्चे लोग, मैन्योर की बात करते हैं, ठीक है ना। मैन्योर बोले तो क्या है आपका मैन्योर, जो आप मिट्टी में डालते हो, और मिट्टी का क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, यही देखना है। तो मैन्योर इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एक्सक्रीटा एंड प्लांट्स वेस्ट। तो बेसिकली मैन्योर बना कैसे है, जब एनिमल का एक्सक्रीटा और प्लांट का वेस्ट, मैम एनिमल एक्सक्रीटा तो ठीक है, लेकिन प्लांट वेस्ट इज व्हाट, प्लांट वेस्ट इज देयर लीव्स, फॉलिंग लीव्स, या फिर डेड प्लांट्स, देयर डेड स्टेम्स, या फिर देयर डेड, कुछ भी जो डेड है प्लांट्स का, या फिर मान लो खराब फ्रूट्स हैं, या फिर वेजिटेबल्स के छिलके हैं, वो सब के सब क्या प्लांट वेस्ट हैं, ठीक है ना। तो वो सब के सब क्या ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करते हैं एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैन्योर इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल एंड हेल्प ड्रेनेज इन क्ले सॉइल। तो बेसिकली क्या है, मैन्योर जो होता है बच्चों लोग, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा। सैंडी सॉइल जिसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होता है, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा, ठीक है ना। और साथ में क्या है, एंड हेल्प इन ड्रेनेज इन क्ले सॉइल, ठीक है ना। यूजिंग मैन्योर रिसाइकल फार्म वेस्ट एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। तो भैया मैन्योर का जब आप काम मतलब यूज करोगे तो क्या होता है बच्चों लोग, देखो जैसे फार्म का जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना, तो जैसे फार्म में मुर्गी पालन चल रहा है मान लो, ठीक है ना, बी कीपिंग चल रहा है, तो जितना भी वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, जो एनवायरनमेंट को बेसिकली पोल्यूट करने वाला था, अब तुम उसको रिसाइकल कर चुके हो, डेफिनेटली तुम उसको खाद में, मैन्योर में कन्वर्ट कर चुके हो, जो कि क्या है फर्दर प्लांट्स की या फिर सॉइल की फर्टिलिटी में हेल्प कर रहा है। तो बेसिकली दिस इज द रिसाइकलिंग थिंग। तो यूजिंग मैन्योर रिसाइकल्स फार्म वेस्ट एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो फार्म के वेस्ट को रिसाइकल करेगा मैन्योर, और साथ में क्या करेगा, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। नहीं तो वो सारा का सारा वेस्ट कहाँ जाने वाला था, एनवायरनमेंट में जाके एनवायरनमेंट को हार्म करने वाला था, ठीक है। डन है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों लोग अपने पास, देखो टाइप ऑफ मैन्योर में ना 3 तरीके का मैन्योर जो है वो देखा जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ मैन्योर में क्या है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर, ठीक है। इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। देखो क्या है, फार्म वेस्ट को, एनिमल डंग को एंड हाउस होल्ड वेस्ट को इन पिट्स में, ठीक है, पिट्स में डाल के क्या करवाया जाता है, डिकम्पोज करवाया जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंपोस्ट, ठीक है। अब जो कंपोस्ट मेड विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म, अब क्या है बच्चे लोग, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जैसे तुमने देखा होगा जो लोग के घर में वो होता है ना, गाय भैंस या फिर कैटल वगैरह का जो पालन कर रहा होता है, बकरी बकरी का, वो क्या करते हैं अपने घरों में ना पिट्स बना लेते हैं, जिसमें जितना भी कूड़ा कचरा या फिर फार्म वेस्ट हो या फिर जो भी एनिमल वेस्ट होगा, एक्सक्रीटा होगा, वो सबका सब ना उस पिट में डाल देते हैं, ठीक है। जिससे बेसिकली गैस भी प्रोड्यूस होती है, सीएनजी भी, मतलब एलपीजी जो गैस है वो घरों में भी यूज़ कर लेते हैं, उसको यूज़ करके मतलब बना के। और साथ में क्या हो जाता है बच्चे लोग, वो डिकम्पोज हो जाता है, पड़ा पड़ा ना सड़ जाता है कुछ दिनों में, जिससे वो डिकम्पोज होकर क्या बना देता है, बेसिकली मैन्योर बना देता है, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं, खाद बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, अगर उसमें क्या हो जाए, केचुए, बेसिकली अर्थवॉर्म अगर तुम उसमें डाल देते हो तो वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, कंपोस्ट मेड विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म। तो बेसिकली उसी कंपोस्ट को अगर सेमली बनाया है लेकिन अर्थवॉर्म्स की हेल्प से बनाया तो उसको क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्ट। ये क्या करते हैं, फास्टर डिकम्पोजिशन करवा देते हैं और न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी रिच होते हैं, ठीक है ना। अब क्या है बच्चे लोग, ग्रीन मैन्योर क्या है, ग्रीन प्लांट्स आर ग्रोन एंड प्लोड इनटू सॉइल बिफोर सोइंग क्रॉप। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, सनहेम्प और गुआर जैसे कुछ प्लांट होते हैं ना, उनको खेतों में पहले उगा दिया जाता है, फिर प्लोइंग के टाइम पे उनको खेतों में ही जोत दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जो मिट्टी होती है वो रिच इन न्यूट्रिएंट हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्योर बोलते हैं, क्योंकि वो ग्रीन प्लांट्स है बेसिकली, कौन, सनहेम्प एंड गुआर, ठीक है, उनको उगाया और साथ साथ मिट्टी में ही उनको प्लो कर दिया, जोत दिया गया, जिससे मिट्टी का फर्टिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो मतलब इनरिचेस सॉइल विद नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो भैया इसने क्या कर दिया, सॉइल को नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस से इनरिच कर दिया। मैम आपको क्या बताया, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ही ज़्यादा चाहिए होते हैं भाई, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, तो वही ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, जो कंपोस्ट है बेसिकली वो तो क्या करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, फास्टर डिकम्पोजिशन कर देता है, रिच इन न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है ना। जैसे फार्म वेस्ट प्लस अर्थवॉर्म जो होते हैं वो बना देते हैं वर्मी कंपोस्ट को। ये काउ डंग, वेजिटेबल वेस्ट, स्ट्रॉ वगैरह ये क्या करते हैं, नेचुरली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से क्या हो जाएंगे,
डिकम्पोज होके क्या बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कंपोस्ट क्या है, वही वाला पूरा मटेरियल एनिमल एक्सक्रीटा है या फिर प्लांट का वेस्ट है, सारा का सारा मिलाओ और नेचुरली वो डिकम्पोज हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा पर वो क्या करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बढ़ा देगा, साथ साथ क्या करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट वही सेम मटेरियल पर विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म अगर आप उसे डिकम्पोज करवा दो। एंड ग्रीन मैन्योर और बेसिकली सन, हेम्प एंड गुआर जैसे ग्रीन प्लांट्स को तुम पहले सॉइल में उगाओ, फिर उसके बाद प्लो कर दो, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो सॉइल में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का कंटेंट बढ़ा देते हैं, ठीक है। समझ आया? एक बार इसको देख लो जो आपको लिखना है, मैं 1 मिनट में। हाँ जी, पानी वाली पी लेते भाई, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। I like your fashion, I like your beauty. हो गया अभी, चलो देखो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। डरते हो गया फर्टिलाइजर से? अब जैसे मैन्योर होता है वो अपन ने देखा ऑर्गेनिक था, ठीक है, ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करके बनाया गया था। ऐसे फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल्स हैं बेसिकली, ठीक है। केमिकल्स को यूज़ करके अपन लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉप का यील्ड इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। बट केमिकल्स आर नॉट दैट सेफ, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं होते हैं। आफ्टर है तो केमिकल्स ही सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देंगे एक टाइम पे, मतलब इंस्टेंटली हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा यील्ड दे दें, पर अगले साल के लिए मतलब सस्टेनेबल प्रैक्टिस नहीं है ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना। तो बेसिकली you need to use fertilizers but in a very small amount, ठीक है, because large amount can cause soil sterility, ठीक है, makes the soil sterile as well as it is not sustainable practice because पानी बारिश आई, ठीक है ना। तो बेसिकली फर्टिलाइजर्स आर वेरी गुड डिजॉल्वर्स, तो जल्दी से डिजॉल्व हो जाएंगे पानी में, साथ में बह जाएंगे, नदियों में चले जाएंगे, नदियों में जाके जानवर उसको बेचारों को खा लेंगे और मर जाएंगे जानवर, ठीक है ना। तो बेसिकली इस तरीके से फर्टिलाइजर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्थ हैजार्डस होते हैं फॉर द प्लांट्स एज वेल एज फॉर द एनिमल्स, ठीक है। तो सॉइल का फर्टिलिटी के लिए भी मतलब ख़राब हो सकते हैं अगर एक्सेस में डाल दिया जाए, और बारिश वारिश हो जाए तो भैया एनिमल्स को तो मार ही देंगे, फिशेस बेचारी कहाँ जाएंगी, कहाँ जिएंगी वो, ठीक है ना। तो वही सब बता रहे का, ध्यान से देखना। फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस केमिकल्स, ठीक है, कमर्शियली बनाए जाते हैं इन केमिकल्स, सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब काम इनका भी वही होता है कि वो NPK, ठीक है का MGS, तो यही सब, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, यही सब प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। बट क्या दे हेल्प इन बेटर वेजिटेटिव ग्रोथ एंड हायर यील्ड बट मस्ट बी यूज केयरफुली। अब देखो ये वेजिटेटिव ग्रोथ भी अच्छी खासी देंगे, यील्ड भी बहुत अच्छी खासी देंगे, पर तुम्हें इसको बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस यूज़ क्या कर देगा, अगर वो पानी के साथ बह गया, ठीक है, सिंचाई करते टाइम या फिर बारिश आ गई तब बह गया, तो क्या हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन कॉज हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो मर सकते हैं, ठीक है। ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर सकता है बाय डिस्ट्रॉइंग यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि फर्टिलाइजर्स को तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऑलरेडी हैं वो भी खा लेंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे फर्टिलाइजर्स को खा के मर जाएंगे, ठीक है ना। बिकॉज फर्टिलाइजर्स में तो वो प्रॉपर्टी है ही कि वो मार ही देगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उसको क्या पता कौन से गुड है कौन से बैड है, ठीक है, ऐसे करके। हैंस फर्टिलाइजर्स गिव शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स व्हाइल मैन्योर मेंटेन लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ। तो वही है ना यार कि दवाइयाँ जो हैं जैसे करती हैं, दवाइयाँ यार केमिकल्स, ठीक है, तो दवाइयाँ क्या करती है, वो आपको शॉर्ट टर्म ठीक कर सकती हैं, बट लॉन्ग टर्म आपको अपनी इम्यूनिटी ही बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यू हैव टू डू फिजिकल एक्सरसाइज, यू हैव टू बी फिजिकल फिट, यू हैव टू बी मेंटली फिट, यू हैव टू बी स्पिरिचुअली फिट, ठीक है, ताकि आप कितनी भी बुरी से बुरी कंडीशंस आए तो तुम उसमें सर्वाइव कर पाओ। सो दवाइयाँ शॉर्ट टर्म काम कर सकती हैं, तुम्हारे स्ट्रेस को स्लीपिंग पिल्स बहुत कम टाइम के लिए मैनेज कर सकती हैं, बट टू मेंटेन दैट हेल्थ, टू मेंटेन दैट मेंटल हेल्थ, यू हैव टू
बिल्ड अ प्रैक्टिस, ठीक है ना, यू हैव टू बिल्ड अ हैबिट, जिससे क्या हो जाए तुम लॉन्ग टर्म में हेल्दी रह पाओ, है ना। तो सेम ही है भैया, फर्टिलाइजर्स क्या है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे सकते हैं, जबकि मैन्योर जो होगा भैया वो क्या है, लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, ठीक है, कन्फ्यूजन, दिक्कत, तकलीफ तो नहीं है। कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी। मेरे हिसाब से कोई कंपैरिजन जैसी चीज़ बची ही नहीं है, ऑलरेडी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। मैन्योर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर देते हैं, सॉइल का स्ट्रक्चर को इंप्रूव करते हैं, मेंटेन फर्टिलिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, सस्टेनेबल होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं बच्चे लोग गिव न्यूट्रिएंट क्विकली, तो फटाफट से एनपीके देके फटाफट से यील्ड को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ये मेरा नाम है पू ऐसे वाला, ठीक है ना। बट कंटिन्यूस यूज में रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, तो भैया ऐसा हो सकता है, साथ में वाटर पॉल्यूशन कॉज कर सकते हैं। देयरफॉर यूजिंग बोथ टुगेदर इज बेस्ट फॉर सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। दोनों को अच्छे अमाउंट में मतलब कि उनको एक जायज़ अमाउंट में तुम्हें इसको यूज़ करना चाहिए, तो भैया दोनों को साथ में यूज़ करना चाहिए फॉर अ सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद क्या है बच्चे लोग अपने पास नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या मैम, अभी तो अपन ने मैन्योर्स में पढ़ा, हाँ वैसी सी है, पर थोड़ा सा देखो। ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स यूजिंग नेचुरल मैथड्स विद लिटिल और नो केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या मतलब होता है कि बहुत कम या ना फर्टिलाइजर्स यूज़ करके आपको नेचुरल मेथड से ही फार्मिंग करनी है। ठीक है ना, एंड पेस्टिसाइड्स, तो साथ में क्या है बच्चों लोग, आपको साथ में पेस्टिसाइड्स भी नहीं डालने हैं। ठीक है, पता चले तुम फर्टिलाइजर ना डाल के पेस्टिसाइड्स डाल रहे हो कि चलो सारे पेस्ट मार देंगे, नहीं भैया। पेस्टिसाइड इज ऑल्सो बैड फॉर द सॉइल हेल्थ एज वेल एज, पेस्टिसाइड भी पानी में अगर चले जाते हैं तो वो जानवरों को भी मार देते हैं। वही ना यार, रैट किल वाली जो मतलब रैट पॉइजन है ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैट को मारेगा और कोई जानवर उनको खा रहा है उसको भी मारेगा, इंसान के बच्चे ने खा लिया उसको भी मार देगा। तो बेसिकली वही है ना कि पेस्टिसाइड केवल पेस्ट को मारेंगे ऐसा कतई नहीं है। पेस्टिसाइड यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देंगे, हाँ। पेस्टिसाइड खाने वाले एनिमल्स को मार देंगे, हाँ। पेस्टिसाइड डिजॉल्व अगर हो जाते हैं वाटर में, और सिंचाई के टाइम में मान लो उन्होंने ज़्यादा इरिगेशन कर दिया, वो पानी में डिजॉल्व होकर वाटर बॉडीज़ में चला गया, नदी वाली में, तो डेफिनेट सी बात है मछलियाँ उस पेस्टिसाइड को खाएंगी भाई, वो भी मर ही जाएंगी। ठीक है ना, सो यू नीड टू रिड्यूस एंड नो यूज, ठीक है ना, बेसिकली लेस या फिर विद नो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का आपको यूज़ करना है। इट रिलाइज ऑन ऑर्गेनिक मैन्योर, कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर्स, क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग एंड बायो पेस्टिसाइड्स। तो बेसिकली क्या है, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ऑर्गेनिक मैन्योर पे, कंपोस्ट पे, जैसे अपन ने बताया ना खाद जो यूज़ करते हैं अपन लोग, बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। फर्टिलाइजर्स में भी कौन से हैं, बायो बोले तो लिविंग फर्टिलाइजर्स का आप यूज़ कर सकते हो, ऑर्गेनिक बोला जाएगा उन्हें भी। क्रॉप रोटेशन मेथड का यूज़ करो, ठीक है ना, अलग अलग तरीके की क्रॉप उगाओ, पढ़ेंगे अभी आगे। मिक्स्ड क्रॉपिंग का यूज़ करो, बायो पेस्टिसाइड का यूज़ करो, इंटर क्रॉपिंग का यूज़ करो, क्या क्या ध्यान से पढ़ेंगे अभी। लाइक नीम और टर्मरिक, तो बायो पेस्टिसाइड का इन्होंने एक नाम भी बताया है, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था कि पेस्टिसाइड एक तो होता है जो केमिकल डालो, एक पेस्टिसाइड है आपके पास क्या, नीम की पत्तियां ले आओ, उबाल के जो उनका पानी है ठंडा करके वो प्लांट में दे दो जिस पे कीड़ा लगा हुआ है, ठीक है, वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली वो क्या है, नीम खाने से अब ना तो इंसानों की डेथ हो सकती है ना ही जानवरों की, ठीक है ना, दैट इज गुड फॉर द गट हेल्थ एज वेल। ठीक है ना, तो नीम एंड टर्मरिक आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो जिससे पेस्टिसाइड भी मर जाएगा और आपके प्लांट क्या नहीं होंगे, बेचारे टॉक्सिक भी नहीं होंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कीप सॉइल फर्टाइल, रिड्यूस पॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस हेल्दी क्रॉप। तो बेसिकली एक तो क्या करेगा, फर्टाइल रखेगा सॉइल को, पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा और साथ में हेल्दी क्रॉप को प्रोड्यूस करेगा। डन है, डन डन। नेक्स्ट क्या बच्चों लोग, इरीगेशन की बात आती है, ठीक है, सिंचाई की बात आती है। अपन ने अभी तक क्या पढ़ लिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ लिया है, अपन ने बायो पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ लिया, जैसे कि हल्दी मतलब टर्मरिक या फिर नीम आप बोल सकते हो। ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में पढ़ लिया, कंपोस्ट के बारे में पढ़ लिया है, कंपोस्ट के बाद बायो फर्टिलाइजर्स, क्रॉप रोटेशन, इंटर क्रॉपिंग, ये सब अपन ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्या, सिंचाई किस किस तरीके से कर सकते हैं, तो भैया सिंचाई के लिए वेल्स होते हैं भैया, कैनाल्स होती हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज, रिवर लिफ्ट सिस्टम होता है, टैंक्स होते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें अपन लोग इरीगेशन कर सकते हैं। ध्यान से देखना क्या क्या है। मोस्ट इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मॉनसून, तो इंडिया का एग्रीकल्चर मेनली मॉनसून पर डिपेंड होता है। बारिश आई, मॉनसून आई तो अच्छी क्रॉप होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो आपने बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी देख रखी होंगी, जैसे एक वो होती है ना क्या होती है, गैस समथिंग होती है एकादशी, तो उसमें ना पानी पिलाते हैं, है ना, लोग मीठा पानी बांटते हैं, तुम्हारे एरिया में भी बांटते हैं क्या बताना।
तो मीठा पानी बांटते हैं, भंडारे लगाते हैं, ठीक है, ताकि इंद्र देव खुश हो जाएं और बारिश कर दें, और बारिश करेंगे और डेफिनेटली हो भी जाती है यार। वो होता है ना मैनिफेस्टेशन वर्क्स। तो जब इतने सारे लोग मिलकर मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कि हाँ हमारा ये पर्टिकुलर टास्क करने से ही बारिश हो जाएगी, तो हो जाती है, ठीक है। मैंने तो बहुत बार देखा है, तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने भी देखा है। तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन द मानसून रेन, सो टाइमली इरीगेशन इज एसेंशियल फॉर गुड यील्ड। तो भैया ये बता रहे हैं, ठीक है, मानसून पे डिपेंड रहना ठीक है, बट टाइमली इरीगेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मानसून नहीं आते तो तुम्हारी क्रॉप खराब हो जाएंगी, ठीक है ना, अल्टीमेटली। डिफरेंट इरीगेशन मेथड्स आर यूज डिपेंडिंग अपॉन द वाटर रिसोर्सेज। तो जहाँ पे जैसा वाटर रिसोर्स है, अब जैसे मेरी छत है, वहाँ पे मैं कोई कैनाल सिस्टम तो यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना ही मैं कोई रिवर लिफ्ट सिस्टम यूज़ कर रही हूँ। तो भाई मेरी तो छोटी सी जगह पे मैंने प्लांट को ग्रो करवा रखा है। तो डेफिनेट सी बात है भाई, अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मल टूटी से जो मोटर चला के अपन लोग काम चला सकते हैं, ठीक है ना। तो वेल्स से काम चला सकते हो, लोकल एरिया में आप वेल खोद सकते हो, ट्यूबवेल से लिफ्ट कर सकते हो अंडरग्राउंड पानी को, ठीक है ना, पंप्स का यूज़ करके, और डेफिनेटली तुम सिंचाई करवा सकते हो। नेक्स्ट है कैनाल। छोटी छोटी जो कैनाल्स होती है, वाटर फ्रॉम रिजर्वर्स और रिवर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू मेन एंड ब्रांच कैनाल्स। तो बेसिकली क्या है, मान लो ये बड़ी बड़ी रिवर्स है, ठीक है, तो इनमें छोटी छोटी कैनाल्स इस तरीके से निकल सकती हैं फर्दर, ठीक है ना। तो ये कैनाल्स हर एक छोटे छोटे फील्ड में जा रही होती हैं, जिससे क्या होता है, ब्रांचिंग कैनाल से काम चल जाता है, ठीक है। दिख तो रहा है ना तुम्हें ये कैनाल सिस्टम, ये लो अभी दिख जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, एक नंबर। रिवर लिफ्ट सिस्टम में क्या होता है, जब कैनाल सफिशिएंट नहीं रह पाती, तब डायरेक्टली रिवर से पानी को उठा के डायरेक्ट लिफ्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर्स व्हेन कैनाल वाटर इज इनसफिशिएंट, तो भैया डायरेक्ट उठा के और फिर सिंचाई कर दी जाती है। टैंक्स, स्मॉल रिजर्वर्स दैट कलेक्ट रेन वाटर फ्रॉम कैचमेंट एरियाज, ठीक है ना। बारिश होती है तो बारिश का जो पानी है वो कलेक्ट कर लिया जाता है टैंक्स में, फिर उसको फर्दर सिंचाई के लिए यूज़ कर लिया जाता है। न्यूअर टेक्निक भी आई हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो स्मॉल चेक डैम्स बना दिए गए हैं टू रिचार्ज द अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है कि भैया वाटर शेड मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग आजकल करा जाने लग गया है, जिससे जब रेन आती है तो उसके पानी को अच्छा खासा अपन लोग स्टोर कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं, एंड हेल्प इंक्रीज इन इरीगेशन वाटर एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन। तो भैया इससे क्या हो जाएगा, इरीगेशन वाटर भी इंक्रीज हो जाएगा, और सॉइल का इरोजन जो मृदा खंडन हो जाता है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो रेन वाटर है वो भी क्या है बच्चों लोग, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है क्रॉप्स की डेवलपमेंट में। तुमने अगर देखा हो मानसून सीजन जब एकदम से आता है, तो जो बारिश का पानी है, तुम नॉर्मल पानी, तो एक बारिश का पानी जब आता है ना, तो उससे एकदम से क्या हो जाता है, क्रॉप बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करने लग जाती है, एकदम ग्रीन कलर की ग्रीनरी सारी जगह फैल जाती है, ठीक है ना, और एकदम छोटी छोटी फुटाव करने लग जाती है पौध वगैरह। तो बेसिकली दैट्स द मैजिक ऑफ रेन वाटर आप बोल सकते हो, क्योंकि दैट इज ऑल्सो फिल्ड विद द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या अपने पास, ड्रॉट। सूखा पड़ जाए तो क्या हो जाएगा भैया, सूखा अकर्स व्हेन रेनफॉल इज स्कैर्स और अनइवन। तो बेसिकली क्या है बच्चों लोग, या तो हो ही ना रही हो, या फिर बेचारी कभी आ रही हो कभी ना आ रही हो, ऐसी वाली चीज़ों में सूखा पड़ जाता है। लाइट सॉइल होल्ड लेस वाटर। तो भैया जो मिट्टी लाइट होती है ना, वो क्या हो जाती है, वो कम पानी को होल्ड कर पाती है, सो क्रॉप सफर मोर इन सच एरियाज। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड ड्रोट टॉलरेंट क्रॉप। तो भैया ऐसी जगहों के लिए जहाँ पे कभी बारिश आ रही है, कभी नहीं आ रही है, कभी बहुत लंबे टाइम तक नहीं आ रही है, उसके लिए क्या हुआ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज करी जाने लगी, ठीक है। तो बेसिकली कैसी क्रॉप बनाई गई, ड्रोट टॉलरेंट क्रॉप। तो ऐसी क्रॉप जो क्या करे, सूखे को टॉलरेट कर पाए, ठीक है ना, टू हैव फार्मर्स इन द रेन फेड रीजन। तो जहाँ पे रेन इतना ज़्यादा अनइवन है, उस रीजन में ड्रोट टॉलरेंट क्रॉप को उगाओ, और डेफिनेट सी बात है भैया उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उगाने में, ठीक है, क्योंकि वो सूखा पड़े तो भी उग रही है, नहीं पड़े तो भी उग रही है, ऐसे वाली चीज़ है, ठीक है। तो देख रहे हो ना जीएमओस को कितना सारा फर्क है यार, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्या बच्चे लोग अपने पास, अब देखो क्रॉपिंग पैटर्न्स की बात करते हैं। अब वही है, अभी मैं आपको बता दूंगी कि भाई मैंने बताया था ना आपको, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है, ये सब क्या होता है, ध्यान से पढ़ना। टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम लैंड। अब देखो मैंने बोला था कि भाई लैंड तो उतनी ही है, लैंड तो कल्टिवेटेड आप नहीं बढ़ा पा रहे हो, बट आपको उस पर यील्ड बढ़ानी है, ठीक है। तो क्या किया किसान ने उसके लिए, किसान ने डिफरेंट पैटर्न यूज़ करने स्टार्ट करे, जैसे कि यार मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब जैसे आप इस एरिया पे देख रहे हो, इस पर ना बहुत सारी डिफरेंट टाइप की क्रॉप उगी हुई हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई हमने क्या है, इतना छोटा सा एरिया लेकर उस पर बहुत सारी अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगा रखी हैं, ठीक है। तो वही एक नहीं उगेगी दूसरी उग जाएगी, दूसरी नहीं उगेगी तीसरी उग जाएगी, ऐसी वाली चीज़ें की मतलब बहुत सारी अलग अलग वैरायटी हमें क्रॉप की मिल जाएगी, और डेफिनेटली अगर एक खराब होगी तो सारी की सारी खराब नहीं ही होंगी, है ना, वो वाली चीज़ भी हो जाएगी। अब क्या है, इंटरक्रॉपिंग की बात आ जाती है। इंटरक्रॉपिंग में क्या आता है,
कि बेसिकली जैसे यहाँ मैंने मेज़ उगाया, फिर मैंने यहाँ पे सोयाबीन उगा दिया, फिर मैंने यहाँ पे ओट उगा दिया, तो बेसिकली क्या है, रो में उगा दिया, स्पेसिफिक रोज़ में। जैसे आपको दिख रहा है कि भाई ये 2 रोज़ है, पहले मान लो आपने कैबेज की उगा रखी हैं, फिर 2 रोज़ अलग प्लांट किया, फिर 2 रोज़ अगेन कैबेज की हैं। तो मतलब वही है कि भाई अगर एक में मान लो यहाँ पे अगर आपका क्या लग भी गया, कीड़ा वीड़ा लग भी गया है, ठीक है, पेस्ट आ भी गए हैं, तो क्या है, ये पूरी की पूरा ये वाला प्लांट खराब होने से बच जाएगा, क्योंकि अगले में तो सेम पेस्ट नहीं लग सकता, ठीक है ना। तो ये वाली पूरी क्रॉप बच गई, ये वाली पूरी क्रॉप बच गई है, ठीक है। सिर्फ ये वाली लाइन ही, तो ये वाली 2 रो ही तो खराब हुई हैं, ऐसे वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये फायदा होता है। तो मिक्स ग्रोपिंग क्या होती है, 2 और मोर क्रॉप्स टुगेदर ऑन द सेम लैंड जब आप उगा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा आपको, 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप को आप एक साथ एक लैंड पे उगा दो। जैसे कि क्या है, वीट प्लस ग्राम उगा दो, या फिर ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर उगा दो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, क्रॉप फेलियर के जो रिस्क है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। इंटर क्रॉपिंग में मैंने बोला स्पेसिफिक रोज में आप इसको ग्रो करोगे, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन डेफिनेट रो पैटर्न, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन एंड मेज। तो जब आप सोयाबीन एंड मेज को उगा रहे हो तो इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड प्रिवेंट पेस्ट स्प्रेड। तो एक तो पेस्ट स्प्रेड को घटाती है, ठीक है ना, पेस्ट स्प्रेड को प्रिवेंट कर देती है कि भाई अगर एक क्रॉप में लग भी गया है तो उसके 2 लाइन छोड़ के है फिर सेम क्रॉप तो नहीं लगेगा सेम पेस्ट, ठीक है ना। बहुत कम चांसेस हो जाते हैं सेम पेस्ट दोनों क्रॉप्स में लगने के, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, एफिशिएंट यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है, ठीक है ना। डन है कि भाई मिट्टी में से ऐसा नहीं है एक ही तरीके के न्यूट्रिएंट सारे ही निचोड़ लिए गए हैं एक टाइप के क्रॉप में। 2 अलग अलग टाइप की क्रॉप हैं, दोनों की अलग अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है। कोई ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ करा है, कोई ज़्यादा फॉस्फोरस यूज़ करा, तो ठीक है, डेफिनेट सी बात है, अंडर कंट्रोल सिचुएशंस आ जाएंगी, ठीक है। समझ आ गई वाली चीज़। नेक्स्ट क्या है बच्चों लोग, क्रॉप रोटेशन। तो जैसा कि भाई ये है कि भाई अगर मान लो कि जैसे मैंने बताया ना, एक ही लैंड पे आप पहले खरीफ क्रॉप उगा दो, फिर रबी क्रॉप उगा दो, देन जायद क्रॉप्स उगा दो, तो बेसिकली सेम ही लैंड पे, ठीक है, तो एक साल में तुमने 3 डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स उगा ली। तो वही वाली चीज़ है, क्रॉप रोटेशन क्या है, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स वन आफ्टर अनदर ऑन द सेम लैंड, ठीक है। जैसे मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, इन्होंने दिखा रखा है क्रॉप रोटेशन की, पहले ये उगाई, उसके बाद ये उगाई, उसके बाद फिर ये उगाई, ठीक है ना। तो मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड अलो मल्टीपल क्रॉप्स इन ईयर। तो बेस्ट सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन रखेगा और साथ में एक से ज़्यादा क्रॉप आप एक ईयर में भी उगा सकते हो, ठीक है। तो ये क्रॉपिंग पैटर्न्स हो गए आपके। नेक्स्ट क्या बच्चों लोग, टेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल गिव द मोस्ट बेनिफिट्स एंड व्हाई। तो इनमें से सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन देगा, तो आप पढ़ लेना, क्वालिटी सीड्स विद इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, यही आपको देगा सबसे ज़्यादा बेनिफिट। क्यों, ऑर्डिनरी सीड लोगे तो भैया ठीक है, इरिगेशन फर्टिलाइजर यूज़ भी कर लो, पर सीड ऑर्डिनरी है, ठीक है। ये क्वालिटी सीड्स है तो भैया डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। इसमें क्या है, हाई क्वालिटी सीड है पर विदाउट इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर तो नहीं, तो भी इतना अच्छा ग्रो नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। बेनिफिट, मोस्ट बेनिफिट कौन देगा, सी वाला ऑप्शन मोस्ट बेनिफिट देगा। नेक्स्ट क्या है बच्चे लोग अपने पास, अच्छा एक सेकंड देख लो, दिख रहा है क्या आपको पूरा, हाँ दिख रहा है, ठीक है बाजी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में, क्रॉप्स इन द फील्ड आर अटैक्ड बाय वीड्स। तो क्रॉप होती है ना फील्ड में, वो क्या कर, क्रॉप को वीड अटैक कर सकते हैं, इंसेक्ट एंड डिजीज में। मिक्स देखिए, वीड्स तो खरपतवार होती हैं, वो भी उगे हुए हैं, क्रॉप भी उगी हुई हैं, तो वो कैसे अटैक करेंगे। अरे जो वीड्स होते हैं ना, खरपतवार, वो भी तो ग्रीन है ना, वो भी तो फोटोसिंथेसिस कर ही रहे होंगे ना साइड में बैठ के, वो भी न्यूट्रिशन ले रहे होंगे। तो वो जो ओरिजिनल क्रॉप है उसके साथ लड़ाई करेंगे कि नहीं नहीं हम ग्रो करेंगे, तू नहीं ग्रो करेगा, ऐसे ऐसे लड़ाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन के बीच उन लोगों की लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई में क्या हो जाएगा भाई, एक को तो हारना ही पड़ेगा ना। तो वही है कि भाई कॉम्पिटिशन सा बिल्ड कर देंगे। तो क्रॉप्स इन द फील्ड आर अटैक्ड बाय वीड्स, इंसेक्ट आ जाएंगे तो भैया इंसेक्ट क्रॉप को खाने लग जाएंगे, या फिर बीमारी आ जाएगी तो भी क्रॉप बेचारी मर जाएगी। तो इफ दीज आर नॉट कंट्रोल्ड इन टाइम मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर इन तीनों में से कुछ भी ऐसा होता है और अगर आप उसको टाइमली सही नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपकी क्रॉप्स क्या हो जाएंगी भैया, डिस्ट्रॉय हो ही जाएंगी। तो भैया उसको बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से, सीधा पेस्टिसाइड तो नहीं ही डाल सकते। तो देखो आप क्या कर सकते हो, रूट को कट कर सकते हो। ओके, इंसेक्ट किस तरीके से डैमेज करते हैं, एक तो रूट को कट कर देते हैं, स्टेम को कट कर सकते हैं, या फिर लीव्स को भी कट कर देते हैं, ठीक है, या फिर सैप को सक कर लेते हैं प्लांट सेल्स में से, या फिर क्या होता है स्टेम्स के या फ्रूट्स के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। फिर कौन, कीड़े वाले फ्रूट्स तो कोई खाएगा ही नहीं, फिर से क्रॉप खराब, फिर से किसान का बेचारे घाटा हो जाएगा, ठीक है। दे रिड्यूस क्रॉप हेल्थ एंड यील्ड। तो भैया एक क्रॉप का हेल्थ भी बुरा कर देंगे और यील्ड भी बुरा कर देंगे, ठीक है। तो अब बात है भैया प्लांट डिजीजेस क्या हैं। तो भैया प्लांट डिजीज जो है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस तीनों ही फैला सकते हैं। ये एयर, सॉइल और वाटर तीनों के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। एंड लोअर क्रॉप क्वालिटी एंड प्रोडक्शन, वही है भैया, इसमें भी क्रॉप क्वालिटी लोअर हो रहा था और प्रोडक्शन भी, तो इसमें भी क्या हो रहा है, क्रॉप हेल्थ एंड यील्ड डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। अब क्या है बच्चे लोग, कंट्रोल मेजर क्या है, केमिकली कंट्रोल कर सकते हो जो कि सस्टेनेबल नहीं माना जाता। मैकेनिकल कंट्रोल कर सकते हो कि भाई हाथ से तुम वीड्स को ऐसे निकाल सकते हो, हाँ वो ठीक है फिर भी।
प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? देखो ये सबसे अच्छे मेजर्स होते हैं, वो कहते हैं ना प्रिवेंशन आर बेटर देन क्योर। बीमारी लगे उसके बाद आप दवाई लो, उससे बेटर है कि आप प्रिवेंशन ही कर लो। तो क्या क्या प्रिवेंशन है वो जो कर सकते हो? देखो सबसे पहले केमिकल कंट्रोल, तो भैया पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, ये सब आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। क्रॉप पे स्प्रे करो और वो सब क्या हो जाते हैं, कीड़े मर जाते हैं, साथ में हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मर जाते हैं, साथ में क्या आजू बाजू वाले जो वाटर बॉडीज है वो भी बेचारी कीटनाशक से परिपूर्ण होकर अपने जानवरों को मार देती है, जो भी उनको खाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, मैकेनिकल कंट्रोल, ठीक है। और प्रिवेंटिव मेजर क्या होते हैं? प्रॉपर सीड बेड बिछाओ भैया, प्रिपरेशन करो, टाइमली सोइंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई सीजन जाने के बाद तुम उन वाले सीड्स को उगा रहे हो, ठीक है। जो सीजन है उसके अकॉर्डिंग ही उगाओ। इंटरक्रॉपिंग करते रहो, ठीक है, ताकि एक में अगर इंसेक्ट लग भी जाए, एक में अगर पेस्ट लग भी जाए तो दूसरी पूरी की पूरी क्रॉप खराब ना हो। क्रॉप रोटेशन करते रहो, ठीक है। एक सीजन में दूसरी, मतलब एक सीजन में एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से उगाते रहो। एंड यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वैराइटीज, और रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज़ करो जिसमें जल्दी डिजीजेज ना लगे, ठीक है। इसके लिए तो फिर वही है ना कि भाई फार्मर की भाई अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन भी होनी चाहिए, वो वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि फिर वही है ना, सीड महंगे हो जाते हैं रेजिस्टेंट वैराइटीज़। नेक्स्ट क्या बचे लोग आपके पास कंट्रोल मेजर में? समर प्लोइंग। तो समर प्लोइंग एक बहुत अच्छा प्रिवेंटिव मेजर है, ठीक है। तो क्या है इसमें, क्या करना होता है? समर्स बेसिकली काफ़ी धूप पड़ती है, तो बेसिकली प्लोइंग जब आप उसमें डीप प्लोइंग करोगे ना समर में, तो ऑलरेडी क्या हो जाता है, पेस्ट एंड वीड्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसलिए तब प्लो करो, खेत जोतो, और उसके बाद क्या करो, सीड्स को उगा दो, ठीक है। तो नोट क्या कह रहे हैं? एक्सेसिव केमिकल यूज इज हार्मफुल टू ह्यूमन, एनिमल्स एंड द एनवायरमेंट। तो बेसिकली एज वी नो कि तुम एकदम से नहीं कह सकते पेस्टिसाइड डाल दो, फंजीसाइड डाल दो, इंसेक्टिसाइड डाल दो, तो मैम मर तो जाएंगे ही उससे इंसेक्ट, हाँ मर तो जाएंगे, बट साथ में ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत हैजार्डस है। तुम मान लो बिना धोए सब्जियां खा रहे हो, और मान लो धोने से भी किसको पता सारी के सारे पेस्ट हट रहे हैं कि नहीं हट रहे हैं, तो तुम खाओगे तुम्हें भी फूड पॉइजन हो सकता है। एनिमल्स खाएंगे तो वो भी बेचारे मर सकते हैं, ठीक है। और साथ में वाटर बॉडीज में जाएगा तो भैया वाटर पॉल्यूशन का कॉज करेगा, एयर पॉल्यूशन कॉज कर रहा है साथ में, ठीक है। एनवायरमेंट के लिए काफ़ी हैजार्डस है, ठीक है ना। तो वही वाली चीज़ है कि केमिकल्स को तो जितना कम हो पाए उतना यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जो द फॉलोइंग कंडीशंस विल गिव द मोस्ट बेनिफिट्स एंड व्हाई। तो कौन सी कंडीशन इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट बेनिफिट देती है? व्हेन फार्मर यूज गुड क्वालिटी सीड, अडॉप्ट इरिगेशन, अप्लाई फर्टिलाइजर एंड यूज क्रॉप प्रोटेक्शन मेथड। तो बेसिकली वही है कि भैया सीड गुड क्वालिटी की हो, इरिगेशन को अडॉप्ट कर रखा हो, फर्टिलाइजर्स को कम से कम अप्लाई किया गया हो, क्रॉप प्रोटेक्शन मेथड यूज़ किए गए हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ किया गया हो, दे गेट द हाईएस्ट यील्ड बिकॉज ऑल दिस फैक्टर्स थ्रो दो प्रमोट हेल्दी ग्रोथ एंड प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम द लॉसेस। तो बेसिकली क्या है, यही फैक्टर हैं जो प्रमोट करेंगे हेल्दी ग्रोथ को और प्रोटेक्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस को, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब देखो सब कुछ उगा लिया, काट लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब क्या है, स्टोरेज की बारी आई है, क्योंकि एकदम से तो सब कुछ नहीं बिकता। स्टोरेज करने में अब देखो तुमने इतना प्रिवेंटिव मेजर लेने के बाद भी अगर तुमने उसकी स्टोरेज में कुछ गड़बड़ कर दी तो क्या हो जाएगा, फिर से क्रॉप से खराब हो सकती हैं। तो देखो क्या करना है, आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स मस्ट बी प्रॉपर्ली स्टोर्ड टू प्रिवेंट लॉस। तो बेसिकली स्टोरेज लॉसेस में क्या होना चाहिए, क्यों हो जाते हैं लॉसेस? बायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे मान लो इंसेक्ट्स ने अटैक कर दिया, ठीक है, रोडेंट्स ने, फंजाई ने, माइट्स ने, बैक्टीरिया ने, कोई भी अटैक कर सकता है यार। एबायोटिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, मान लो कि मॉइस्चर हो गया, बारिश के दिन आ गए, क्या हो जाएगी, बारिश मॉइस्चर हो जाता है तो डेफिनेट सी बात है पुअर क्वालिटी हो जाएगी, वो सील जाएंगे, है ना, होगी पुअर क्वालिटी, ठीक है। डिसकलरेशन हो जाएगा उनका, या फिर वेट लॉस होने लग जाएगा, या फिर लो जर्मिनेशन पावर हो जाएगी। तो वही वाली चीज़ हो जाती है यार। अनसूटेबल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर क्या होते हैं, यही होते हैं एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। या तो टेम्परेचर बहुत राइज होने की वजह से या तो बहुत कम होने की वजह से क्या हो जाती हैं, ये चीज़ें खराब हो जाती हैं। बेसिकली तो मॉइस्चर जैसे ही हो जाएगा भाई, इतने सारे कीड़े वीड़े उसमें हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स उस पर अटैक कर देते हैं कि भैया फिर तो कतई कुछ नहीं बचा सकते, ठीक है। कभी हुआ है तुम लोगों के साथ, लाइक मानो तुम घर पे भी लाए हो गेहूँ, जैसे हमारे घर में तो क्या होता है कि पहले क्या होता था, अब नहीं होता है, पहले ना मम्मी ने वो ड्रम खरीदा हुआ था, ठीक है। वो क्या होता है, गेहूं की टंकी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो गेहूं ना मान लो 6-7 कट्टे लाए हैं, तो वो ना सारे के सारे उस टंकी में स्टोर कर लिए जाते थे। अब बारिश के दिन आए ना तो बहुत बार उसमें मॉइस्चर हो जाता था, तो उसमें ना मतलब कीड़े लग जाते थे, सुलसी वुलसी हो जाती थी, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब तो क्या करते हैं, अब तो वही है कि मतलब हर मंथ खरीदते हैं, पिसवाते हैं, और फिर मतलब यूज़ करके फिर नेक्स्ट मंथ का लाते हैं। तो मतलब अब तो गेहूँ लाने ही बंद कर रखे हैं हमारे घर में बेसिकली, क्योंकि फिर वो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि अब वो है ना कि यार मौसम का इतना ज़्यादा कौन उसका मैनेजमेंट रखे, कौन इतना ध्यान रखे। पहले तो लोग लगे रहते, पहले मम्मी लोग क्या करते रहते थे, गेहूँ आए हैं तो सारे गेहूँ धोएंगे, धूप में सुखाएंगे, बंदरों से प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बाद एकदम धूप लगते ही गरम गरम उनको डालेंगे टंकी के अंदर, ठीक है। टंकी में भी वो गोली वोली डालेंगे कि भाई ख़राब ना हो जाए। तो बहुत कुछ करा जाता था यार, अब तो कहाँ ही इतना, बहुत टाइम वेस्ट होता है यार उससे, ठीक है। अब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ स्टोरेज लॉसेस, ठीक है।
कैसे कैसे अपन स्टोरेज के लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो पहला है बच्चे लोग क्लीन द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज। तो जैसे कि स्टोरेज से पहले उनको धोना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, ठीक है। उनको फिर ड्राई करना चाहिए प्रॉपरली, पहले सनलाइट में देन इन द शेड, ठीक है। तो पहले धूप में, उसके बाद फिर छाँव में उनको अच्छे से ड्राई करना चाहिए। फ्यूमिगेशन, यूज केमिकल दैट किल पेस्ट इन द स्टोर्ड ग्रेन्स। तो एज आई टोल्ड कि गोलियां भी डाली जाती थी साथ में, ताकि क्या हो जाए भाई, पेस्ट वगैरह जो उगे वो मर जाएं, ठीक है। प्रॉपर स्टोरेज हाउसेस होने चाहिए, गोडाउन्स प्रॉपर होने चाहिए जो कि साफ हों, सूखे हों और पेस्ट फ्री हों, ठीक है। तो क्योंकि बड़े लेवल पे अपन लोग अब इसको स्टोर कर रहे हैं, तो इसलिए कहा है प्रॉपर गोडाउन का यूज़ करा जाना चाहिए, जो क्लीन हो, ड्राई हो। ऐसा ना हो मॉइस्चर वाले गोडाउन में डाल रहे हो, चलो डल तो रहे, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। वाई शुड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स बी प्रेफर्ड फॉर प्रोटेक्शन क्रॉप्स। तो भैया क्यों बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स प्रेफर किए जाते हैं क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। देख लो, प्रिवेंटिव एंड बायोलॉजिकल मेथड्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे आर इको फ्रेंडली, डू नॉट कॉज पॉल्यूशन एंड कीप द नेचुरल बैलेंस ऑफ द सॉइल एंड एनवायरमेंट अनलाइक केमिकल पेस्टिसाइड, ठीक है। जैसे पेस्टिसाइड्स जो हैं सिर्फ केमिकल्स डालने से सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा तो कतई नहीं होता है, ठीक है ना। ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, सबके लिए वो डिस्ट्रॉयर होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल मैथड जो है वो यूज़ करने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है बच्चों लोग, व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉस ऑफ ग्रेन्स के लिए ड्यूरिंग स्टोरेज। तो अभी अभी हमने लोगों ने पढ़ा, पेस्ट हो जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, या फिर मॉइस्चर, टेम्परेचर का कंडीशन ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं भाई जो काफ़ी अफेक्ट करती हैं। तो लॉसेस अकर्स ड्यू टू द बायोटिक फैक्टर्स लाइक इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंजाई एंड एबायोटिक फैक्टर्स लाइक मॉइस्चर एंड टेम्परेचर चेंजेस विच स्पॉइल द ग्रेन्स एंड रिड्यूस क्वालिटी। डन है। इसके बाद नेक्स्ट क्या बच्चे लोग, एनिमल हस्बेंड्री की बात करी जाती है, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स का पालन किया जाता है, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक, ठीक है, फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो एनिमल्स को फूड के लिए, अदर प्रोडक्ट के लिए यूज़ करने के लिए साइंटिफिकली क्या क्या एनिमल लाइफ स्टॉक का मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। उनको प्रॉपर फीडिंग करवानी चाहिए, ब्रीडिंग करवानी चाहिए, शेल्टर एंड केयर एंड डिजीज़ कंट्रोल, ठीक है। खाना अच्छा खिलाओगे तो अच्छा मिल्क प्रोडक्शन, या फिर जो भी तुम्हें उससे चाहिए, मीट चाहिए या जो भी तुम्हें चाहिए, XYZ एग्स चाहिए, तो वो सब कुछ अच्छा मिलेगा अगर तुम उसे अच्छा खाना खिलाओगे, ठीक है। ब्रीडिंग, उनका ब्रीड जो है, लाइक उनका जो रिप्रोडक्शन है वो एक हेल्दी वैरायटी के साथ करवाओ, ठीक है, एक गुड यील्ड वाली वैरायटी के साथ करवाओ, ताकि जो उनके बच्चे हैं वो भी क्या हो, गुड यील्ड वाले बने, ठीक है ना। शेल्टर एंड केयर की बात करें तो भैया जो उनका रख रखाव, जो उनका केयर होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। पता चले वो बेचारे अनहाइजीनिक चीज़ों में रह रहे हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहे हैं, तो उनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो भी आपके लिए हानिकारक होंगे, ठीक है। डिजीज़ कंट्रोल, उनके लिए डिजीज़ टाइम टाइम पे उनका चेक करता रहना चाहिए, इनमें कोई बीमारी तो नहीं हो रही है तो उनको प्रॉपरली जो भी मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए वो लेने चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास, एनिमल हस्बेंड्री में क्या है, रियरिंग, पालना, ठीक है, किस किस का, कैटल का, पोल्ट्री, शिप, गोट एंड फिश, ठीक है ना। बेसिकली इन सब को ही पाला जाता है, ठीक है। लाइक कैटल में आ जाता है काउस, बफेलोज, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग में आपको पता ही है चिकन विकन आ जाते हैं, शीप, गोट, फिश, इनको किस किस चीज़ के लिए, लाइक मिल्क, मीट, एग्स एंड अदर प्रोडक्ट्स के लिए इनको पाला जाता है। एज द पॉपुलेशन एंड डिमांड इंक्रीजेस, बेटर मैनेजमेंट एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स बिकम नेसेसरी। तो बेसिकली बच्चे लोग जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे बेटर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, और ट्रीटमेंट अच्छे से किया जाना चाहिए एनिमल्स के साथ, ठीक है, वो भी नेसेसरी हो गया है। अब क्या है बच्चे लोग, कैटल्स आर रियर्ड मेनली फॉर, तो कैटल को सबसे पहले बात आ जाती है कैटल फार्मिंग में, ठीक है। उसके बाद अपन पोल्ट्री देखेंगे, उसके बाद अपन फिश का देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात आ जाती है कैटल। आवाज़ सही से आ रही है ना, दिख तो सही रहा है, आवाज़ भी आ रही है। तो कैटल, गाय भैंस को अपन लोग मिल्क के लिए पालते हैं, ठीक है ना, या फिर लेबर के लिए पालते हैं, ठीक है। तो ड्रॉट लेबर बेसिकली प्लोइंग, इरीगेशन, कार्टिंग, ठीक है। मतलब कार्टिंग बेसिकली क्या होता है, कार्ट्स में जब चीज़ें जो है पहुँचानी होती हैं कार्ट्स में भर भर के, तो वही है लेबर बेसिकली बोल सकते हो, बोझा ढोने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो टाइप ऑफ कैटल क्या हो सकता है, बोस एंड इंडिकस, जैसे कि काउ, या फिर बोस ब्यूबेलिस। तो बेसिकली ब्यूबेलिस रिप्रेजेंट्स द बफेलोस एंड इंडिकस रिप्रेजेंट्स द काउस, ठीक है। बोस दोनों में सेम है। मिल्क प्रोड्यूस करने वाली कौन होती है, फीमेल होती हैं, और वर्किंग एनिमल मेल होते हैं, ठीक है ना। ये रहा, तो वर्किंग एनिमल क्या है, ड्रॉट एनिमल, ठीक है। और मिल्क एनिमल्स को क्या बोलते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स, ठीक है। क्योंकि
फीमेल्स ही कर सकते हैं मिल्क तो प्रोड्यूस, तो बेसिकली बफेलोज और काउस जो यूज़ किया गया है, ठीक है, क्योंकि जो मेल बुफेलो या मेल काउ होती है ना बच्चे लोग, वो तो ड्रॉट एनिमल उनको कंसीडर किया जाता है, उनको केवल बोझा ढोने के लिए, खेत जोतने के लिए या फिर कार्टिंग को इधर उधर करने के लिए वर्क एनिमल, एज वर्क एनिमल उन्हें यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखो अभी इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स, तो क्या है बच्चे लोग, मिल्क यील्ड डिपेंड ऑन लैक्टेशन पीरियड। तो बेसिकली बच्चे लोग देखो कैटल ब्रीड का क्या मतलब है, उसको कैसे इंप्रूव करा जा सकता है, लैक्टेशन पीरियड पर डिपेंड करता है। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है बच्चे लोग, जितना टाइम कोई भी एनिमल मिल्क प्रोड्यूस करता है। मैम क्या गाय भैंस पूरी जिंदगी मिल्क प्रोड्यूस नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपको पता होगा ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो मदर होती है, फीमेल जो होती हैं, वो जब उनका बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद कुछ ही टाइम तक उनका मिल्क प्रोडक्शन रहता है, ठीक है ना। तो कई कई में इसी को बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। तो बेसिकली जो मिल्क है ये उनके बेबी के लिए प्रोड्यूस वो लोग करती हैं। तो देखो वही है ड्यूरेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, किसी किसी मदर में वो ज़्यादा होता है, मतलब किसी किसी मदर में लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा हो जाता है, कईयों में कम हो जाता है। तो वही है, वेराइटी टू वेराइटी डिपेंड करता है। तो भैया ये विल डिपेंड अपॉन द लैक्टेशन पीरियड कि भैया बेबी डिलीवरी के बाद कितने टाइम तक वो मिल्क प्रोड्यूस करेंगी, मतलब उनका लैक्टेशन पीरियड कितना होगा। एक्सोटिक ब्रीड लाइक जर्सी, ब्राउन स्विस हैविंग लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड। तो बता रहे हैं ऑलरेडी कि जो एक्सोटिक ब्रीड्स होती हैं, ठीक है ना, उनमें जर्सी, ब्राउन स्विस ये जो होती है इनका काफ़ी लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड होता है। क्योंकि देखो यार, जो भी कैटल को पाल रहे हैं, जो भी गाय भैंस को पाल रहे हैं, उनको अल्टीमेटली दूध बेच के ही पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली जिसका जितना ज़्यादा लैक्टेशन पीरियड उतना ज़्यादा फायदा उन लोगों को, ठीक है ना। अब इंडियन ब्रीड्स लाइक रेड सिंधी एंड साहिवाल और डिजीज रेजिस्टेंट। तो बेसिकली क्या देखा गया कि एक्सोटिक ब्रीड्स जो हैं, जैसे कि जर्सी हैं या फिर ब्राउन स्विस हैं, ये दोनों की दोनों बहुत गुड यील्ड देती हैं, इनका लैक्टेशन पीरियड काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं इंडियन ब्रीड्स की बात करूँ लाइक द रेड सिंधी एंड साहिवाल, ये क्या करती हैं बच्चों लोग, डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं, ठीक है ना। तो क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन दीज टाइप गिव्स एनिमल्स विद बोथ क्वालिटीज हायर मिल्क यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंट। तो बेसिकली क्या है बच्चों लोग, इन दोनों की आपस में जब क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई तो क्या हुआ, जो इनके बेबी हुए या फिर जो इनकी फीमेल या मेल प्रोड्यूस हुए, फीमेल्स का बोलोगे तो क्या हुआ, उनका लैक्टेशन पीरियड भी लॉन्ग हुआ और साथ में वो डिजीज रेजिस्टेंट भी हुए, ठीक है ना। बोथ क्वालिटी विद हाई मिल्क यील्ड एज वेल एज डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है। आई विश कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं। विच मैथड इज कॉमनली यूज फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड वाई। तो अभी अपन ने पढ़ा कि भैया हम उनको क्रॉस ब्रीड करवा सकते हैं, वही कॉमन मेथड है जो कि नेचुरली भी अपन लोग करवा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इसको डिजायरेबल ट्रेट को कंबाइन कर सकते हैं टू ब्रीड्स का। याद रख लेना जो एक्सोटिक ब्रीड्स का नाम है दैट इज द जर्सी एंड द क्या था जर्सी के साथ, ओके इंडियन ब्रीड्स का नाम तो था रेड सिंधी एंड साहिवाल, है ना, और उसका नाम था जर्सी एंड स्विस करके कुछ था ना, ब्राउन स्विस, ओके ब्राउन स्विस, ठीक है। इंग्लिश वाले नाम से जर्सी एंड ब्राउन स्विस, बाकी हिंदी वाले नाम है रेड सिंधी एंड साहिवाल। इसके बाद क्या है, कैटल शुड बी प्रॉपर शेल्टर एंड हाइजीन की बात करें तो कैटल शुड बी केप्ट इन क्लीन वेंटिलेटेड शेड्स। तुम देखते होगे जिनके घर में आप लाइक मान लो दूध लेने जाते हो, तुम देखते हो भाई कैटल्स जो होती है ना, गाय भैंस जो होती हैं, उनका जो एरिया होता है उनको बहुत क्लीन रखा जाता है, वेंटिलेटेड शेड्स होते हैं, भाई हवा आ जा रही हो, प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन हीट कोल्ड। क्योंकि अगर ऐसे मान लो रेनी सीजन आया, तुम लोग सो रहे हो, रात को बारिश आ गई, भाई वो बीमार पड़ जाएंगी, बीमार हो जाएंगी तो भैया उनका मिल्क प्रोडक्शन कैसे होगा, या फिर वो कैसे एग वेग तो कोई दे ही नहीं पाएगा। लाइक अगर अपन लोग पोल्ट्री में भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब पोल्ट्री फार्मिंग भी कर रहे हैं तो भैया हीट है, एकदम गर्मी है, कोल्ड है, तो आप देखोगे जैसे जैसे मान लो बहुत गर्मी पड़ रही होती है, गर्मियों के टाइम में उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, कोल्ड में उनको अलग तरीके से शॉल वॉल या फिर कंबल वम्बल या जो भी देते हैं, मतलब चादर वदर सी रखी जाती है। बारिश के टाइम में उनको प्रॉपरली मैनेजमेंट किया जाता है कि उनको ज़्यादा बारिश वारिश ना लग रही हो, ठीक है ना। उनको रेगुलरली नहलाया जाता है, रेगुलर ब्रशिंग की जाती है एनिमल्स को क्लीन रखने के लिए, ठीक है ना। शेड फ्लोर ड्यू टू द स्लोपिंग एंड ड्राई फॉर इजी क्लीन। तो बेसिकली क्या होते हैं, जो उनके जो फ्लोर्स होते हैं ना बच्चे लोग, वो हमेशा तुम देखोगे स्लोप में होते हैं ताकि उनको धोना इजी हो, इजीली उनको वाइप करके ड्राई करा जा सके, ठीक है ना, ताकि वो गीले वीले में ना रहें। क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है, जो सारी अब जैसे तुम ज़्यादा देर गीले में रहोगे या मॉइस्चर में रहोगे तो क्या हो जाएगा, स्किन गलने लग जाएगी, ठीक है ना, तुम बीमार हो सकते हो। सेम एनिमल्स के साथ है, सेम कैटल्स के साथ है, ठीक है। तो वी हैव टू डू प्रॉपर शेल्टर एंड केयरिंग। फीडिंग ऑफ डेयरिंग एनिमल्स। तो अब देखो इनको क्या क्या खिलाना चाहिए, मैं कुछ भी खिला दो क्या दिक्कत है, नहीं भाई कुछ भी क्यों खिला दो। अब
तुम्हारा खाना कितना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा अच्छा तुम खाओगे तुम्हारा स्किन पे दिखेगा, तुम्हारे हेयर पे दिखेगा, तुम्हारी हेल्थ पे दिखेगा, तुम्हारी स्किन ग्लो करने लग जाती है इवन इफ़ यू आर ईटिंग हेल्दी, ठीक है ना। तो बेसिकली सेम विद द एनिमल्स, ठीक है। अब जैसे जो मदर होती हैं लैक्टेशन पीरियड में, तो तुम्हें पता है ना, जब मदर ने अभी अभी डिलीवरी की होती है बेबी की, उनके खाने का बहुत ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। उनको बहुत अलग अलग चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स एंड गोंद वोंद, पता नहीं क्या क्या डाला जाता है, वाई, ताकि वो लैक्टेशन पीरियड के ड्यूरिंग अच्छे से बच्चे को फीड करवा पाएँ, ठीक है ना, उनका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो। तो बेसिकली एनिमल्स के साथ भी ऐसा होगा, ठीक है। क्या क्या करना है, तो देखो, मेंटेनेंस ज़रूरी होती है, फूड फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन, ठीक है। तो एक तो ये होता है भैया मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, कि भाई नॉर्मल, अब जैसे चाहे कैटल मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को एक तो नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए तो कुछ ना कुछ नीड होती ही है, और दूसरा क्या है भाई, वो फीमेल जो मिल्क प्रोडक्शन करने वाली हैं या कर रही हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी होता है, ठीक है। तो फूड फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन एंड फूड फॉर लैक्टेशन, दो अलग अलग टाइप के फूड होते हैं जो यूज़ होते हैं। तो फीड टाइप क्या होता है, रफेज, ठीक है। तो रगेज बोलो इसको, रफेज बोलो, रगेज बोल देते हैं। ये क्या होते हैं, हाई फाइबर ग्रास या फिर हे इसको बोला जाता है। तो बेसिकली जनरली आप इनको ग्रास या फिर हे खाते हुए देखते हो, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेट्स का क्या मतलब है, रिच इन प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स, अ बैलेंस्ड रेशन कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन। तो बेसिकली दो तरीके के खाने हैं, एक तो नॉर्मल ग्रास एंड हे है जिसको हाई फाइबर वाला माना जाता है, उसको रगेज बोला जाता है, और दूसरा है कॉन्सेंट्रेट। तो उसमें क्या होते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, बैलेंस्ड राशन इसको बोल सकते हैं, बैलेंस्ड राशन, ठीक है। रेशॉन या फिर राशन, मैं इसको राशन पढ़ूंगी। कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट इन करेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो कैटल सफ़र फ्रॉम डिजीज कॉज बाय पैरासाइट। अब देखो डिजीज एंड कंट्रोल की बात करें तो भैया इनको पैरासाइट, बैक्टीरिया एंड वायरसेस कुछ भी इनकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमें कर सकते हैं। पैरासाइट जो होते हैं बच्चे लोग, वो बॉडी के ऊपर रहते हैं, ठीक है। तुमने देखा होगा इनके छोटे छोटे से इंसेक्ट्स जो होते हैं वो चिपके रहते हैं, फिर अपनी पूँछ हिला के या फिर बॉडी को थोड़ा सा वाइब्रेट करके उनको हटाती रहती हैं, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल पैरासाइट जो होते हैं वो स्किन की डिजीज कॉज कर देते हैं। जैसे अगर ह्यूमन बींग्स में लाइस हो जाए, जुएँ वगैरह हो जाती है, तो क्या होता है भाई, वो हेयर फॉल स्टार्ट कर देती हैं, या फिर हेयर में काफ़ी सारी डिजीजेस कॉज कर देती हैं, या फिर हेल्थ के लिए काफ़ी बुरी हो जाती हैं, स्किन को ख़राब कर देती हैं। तो वही है कि एक्सटर्नल पैरासाइट तो भैया स्किन डिजीज कॉज करेंगे। इंटरनल पैरासाइट जो पेट के अंदर हो जाते हैं वो गट हेल्थ, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन सबको अफेक्ट करेंगे। रेगुलर वैक्सीनेशन इसके लिए करवानी चाहिए, प्रिवेंट मेजर इन्फेक्शन एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो जैसे हम ह्यूमन बींग्स में वैक्सीनेशन प्रॉपरली करवाया जाता है, तो एनिमल्स में भी प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाया जाना चाहिए। अगर आपके पास डॉग भी है तो आपने उसका वैक्सीनेशन भी पक्का करवाया होगा, तो तुम्हें पता होगा कि हाँ ये सब होता है, ठीक है ना। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए और साथ में इन्फेक्शंस को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्या बच्चे लोग, पोल्ट्री फार्मिंग की बात करी जा रही है, ठीक है। तो व्हाट इज पोल्ट्री फार्मिंग, ध्यान से देखो। तो पोल्ट्री फार्मिंग में क्या किया जाता है, रेजिंग डोमेस्टिक फाउल्स। तो बेसिकली फाउल्स को ग्रो करवाया जाता है, रेज करवाया जाता है, ठीक है। फॉर व्हाट, फॉर एग एंड मीट प्रोडक्शन, ठीक है। तो भैया ये क्या देते हैं, फाउल्स जो होते हैं तो वो एग देते हैं और मीट देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो फीमेल्स हैं उनको बेसिकली एग के लिए यूज़ किया जाता है, और जो मेल्स हैं उनको प्रॉपरली मीट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। चिकन एज चिकन। इम्प्रूव्ड ब्रीड्स फॉर डेवलप्ड फॉर, ठीक है, डेवलप्ड फॉर लेयर्स फॉर एग्स एंड ब्रॉयलर्स फॉर मीट। तो बेसिकली इन्होंने नाम दिया हुआ है, कैसे याद रखोगे, लेयर्स। तो जब एग हैं, एग की जो काफ़ी सारी लेयर बनी होती है ना उस एग वाली ट्रे में, तो आप इसे याद सकते हो, लेयर्स फॉर एग्स एंड ब्रॉयलर्स फॉर मीट, ठीक है। ये दो तरीके की टर्म है जो आप यूज़ कर सकते हो। ब्रॉयलर्स जिसको आप अमन मीट के लिए यूज़ कर रहे थे, प्रोटीन रिच होते हैं एंड विटामिन रिच फीड होते हैं। तो भैया इनको क्या देना होता है, आपको प्रोटीन एंड विटामिन रिच फीड देना होता है। मैम ऐसा क्यों, चिकन क्यों खाया जाता है बच्चे लोग, बिकॉज दैट इज प्रोटीन रिच, एग्स आर ऑल्सो प्रोटीन रिच, ठीक है, इसलिए उनको खाया जाता है। तो स्पेशली विटामिन ए एंड के इनको फीड करवाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इनका ग्रोथ फास्ट हो और ये गुड मीट क्वालिटी दें, ठीक है। बिकॉज देखो छोटा चिकन, अगर आप उसको, पतलू चिकन है उसको आप बेचने जा रहे हो बाजार में, तो वो सस्ता बिकेगा। हेल्दी और अच्छा खासा होगा तो भैया क्या होगा, उसका गुड मीट क्वालिटी होगा, तो वो काफ़ी हाई दामों पे आप उसको बेच सकते हो, ठीक है। तो वही है, तो इसलिए तुम्हें उसको प्रोटीन रिच, विटामिन रिच, और विटामिन में भी विटामिन ए और के रिच आपको उसको डाइट खिलानी होती है, ताकि उसका ग्रोथ जल्दी हो और वो गुड क्वालिटी मीट दे, ठीक है। लेयर्स बोले तो एग के लिए आपको क्या क्या खिलाना चाहिए, ठीक है, जो फीमेल हैं, ठीक है ना, उनको क्या खिलाना चाहिए, बैलेंस्ड राशन फॉर कॉन्टिन्यूस एग प्रोडक्शन, ठीक है। तो वही बैलेंस राशन में अपन ने देखा था कि भाई बैलेंस राशन का क्या मतलब होता है, उसमें सब कुछ ऐसा हो जो जो ज़रूरत होता है। देखो कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट इन करेक्ट प्रोपोर्शन, तो उसको क्या कहा जाता है, बैलेंस राशन, ठीक है। इसके बाद क्या है, डिजीजेस एंड मैनेजमेंट। तो डिजीजेस एंड मैनेजमेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, पोल्ट्री बर्ड सफ़र फ्रॉम डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई,
एंड पैरासाइट्स। तो जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं ना बच्चों, उनको भी डिजीज़ जो होती है वो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट इन सबसे फैल सकती हैं। तो उनके लिए प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, डिसइंफेक्शन होना चाहिए एंड रेगुलर वैक्सीनेशन उनका भी होना चाहिए, ताकि उनमें इन्फेक्शंस कम से कम हो और रिड्यूस हो पाए, लॉसेस रिड्यूस हो पाए, ठीक है, कम लॉस हो। व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग। तो डेयरी और पोल्ट्री दोनों के दोनों में हमने क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस देखी। एक तो हमने देखा कि भाई सैनिटेशन, वैक्सीनेशन, ठीक है ना, क्लीनिंग, ये सब अपन ने देखा, डिसइंफेक्टेंट सभी के सभी में यूज़ किया जाता है। देखो जैसे बोला हुआ है प्रॉपर फीडिंग, एक तो खाने का प्रॉपर दो उनको, ठीक है, शेल्टर अच्छा दो, साफ सफाई दो, डिजीज कंट्रोल के लिए वैक्सीनेशन वगैरह करवाओ। वैक्सीनेशन, बैलेंस, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन आर एसेंशियल फॉर हाई प्रोडक्टिविटी एंड हेल्दी एनिमल और बर्ड्स, ठीक है। तो एनिमल्स बेसिकली जो डेयरी एनिमल्स बोला गया है, पोल्ट्री फार्मिंग बोले तो जिसको क्या बोला गया, एनिमल एंड बर्ड्स के लिए बोला गया है। समझ आई है ये वाली चीज़। इसके बाद अपने पास व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रॉयलर्स, लेयर्स एंड इन देयर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ब्रॉयलर्स अपन ने देखा है और लेयर्स देखा है। तो लेयर्स किसके लिए, एग्स के लिए यूज़ होते हैं, और ब्रॉयलर्स जो होते हैं वो बेसिकली किसके लिए यूज़ होते हैं, मीट के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज़। इसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चे लोग, देखो ब्रॉयलर्स आर रेज्ड फॉर मीट एंड नीड मोर प्रोटीन, विटामिन एंड कंट्रोल्ड हाउसिंग फॉर रैपिड ग्रोथ। तो बेसिकली जो ब्रॉयलर्स होते हैं ना बच्चों, लाइक जो चिकन विकन होते हैं, उनको क्या दिया जाता है, मोर प्रोटीनिशियस डाइट दी जाती है, ठीक है। प्रोटीनियस के साथ साथ उनको ए और के रिच डाइट दी जाती है, विटामिन की, एंड कंट्रोल्ड हाउसिंग फॉर रैपिड ग्रोथ, ठीक है। और उनकी प्रॉपर जो उनका घर होता है ना उसको साफ सुथरा रखा जाता है, ठीक है ना। समझ आ गई ये वाली चीज़। इसके बाद क्या है, लेयर्स की बात हो रही है। लेयर्स आर रेज्ड फॉर एग्स, ठीक है। तो इनको एग के लिए रेज किया गया है, ये बैलेंस डाइट इनको चाहिए होती है, सूटेबल लाइटनिंग चाहिए फॉर एग लेइंग, ठीक है। देयर मैनेजमेंट डिफर मेनली इन डाइट। तो बेसिकली जैसे उनको प्रोटीन एंड विटामिन रिच चाहिए, इनको क्या चाहिए, मेनली बैलेंस्ड डाइट चाहिए और लाइटिंग चाहिए। तो मेनली क्या है, डाइट में थोड़ा सा डिफर होता है, और टेम्परेचर एंड पर्पस। तो बेसिकली ये किस किस चीज़ में मैनेजमेंट इनका डिफर होता है, एक तो डाइट में, एक टेम्परेचर में, और दूसरा पर्पस में, है ना। पर्पस उनका पर्पस है कि भाई इनको गुड मीट प्रोड्यूस करना है, इनका पर्पस इनको गुड एग ले करना है, मतलब एग जो है वो हेल्दी एग बोल सकते हो, ठीक है ना, मोर एग बोल सकते हो क्वांटिटी में भी। चलिए फिश प्रोडक्शन की बात आ जाती है, ठीक है ना। तो फिश प्रोडक्शन जो अपना टॉपिक है, मेरे हिसाब से यही अपना लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो फिश प्रोडक्शन भी करते हैं, जैसे अपन ने कैटल फार्मिंग देखा, अपन ने इस तरीके से देखा किस तरीके से आप ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स को कैसे पाल रहे हो, है ना। तो अभी क्या आ जाएगा अपना फिश प्रोडक्शन में, इसके बाद थोड़ा सा और है चैप्टर, कोई नहीं करते हैं। देखो फिश इज चीप एंड रिच सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। तो बता रहे हैं भाई फिश कंपैरेटिवली सस्ती भी होती है और रिच सोर्स भी होती है एनिमल प्रोटीन का। फिश प्रोडक्शन इज डन इन 2 वेज। तो एक तो कैप्चर फिशिंग, एक कल्चर, ठीक है। या तो तुम उसे पकड़ो या तो फिर उसको पाल के मतलब बहुत सारी ग्रो करवा लो, ठीक है। तो कैप्चर में क्या होता है, ऑब्टेनिंग फिश फ्रॉम नेचुरल वाटर बॉडीज, जाओ नदी के किनारे जाओ, वहाँ से फिश पकड़ लो, ले आओ, ठीक है ना। और कल्चर फिशरी में क्या हो जाता है, फिश फार्मिंग अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। तो बेसिकली कल्चर फिशरी में आप क्या करते हो, फिश फार्मिंग कर रहे होते हो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फिशेस ग्रो करें, फिर तुम उनको बेच दो, ठीक है, ऐसे वाली चीज़ है। फिश कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बोथ मेराइन एंड इनलैंड सोर्सेज। तो बेसिकली फ़िश जो है वो सी से भी मिलती हैं और फ्रेश वाटर से भी मिलती हैं और ब्रैकिश वाटर से भी मिलती हैं, ठीक है। मेराइन तो वही है भाई, सी का खारा पानी। इनलैंड मतलब फ्रेश वाटर बोले तो आपको पता है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, जिसमें थोड़ा फ्रेश हो, थोड़ा सा खारा हो। तो बेसिकली लेस सेलाइन वाटर बोल सकते हो कंपेयर टू द मेराइन, ठीक है ना। समझ गए हो आई थिंक। इसके बाद क्या है बच्चों लोग अपने पास, नेक्स्ट मेराइन फिशरीज की सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो समुद्र में रहती हैं ना, तो इंडिया हैज़ अबाउट 7500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन विद मेनी मेराइन सोर्सेज। तो भैया आप देख सकते हो बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है, तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे आप देखोगे कि भैया आपको मेराइन रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है ना। सी में आपको बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ फिशेस भी मिलेंगी और साथ साथ मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी मिलेंगी भाई। 7500 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है, ठीक है ना। कॉमन मेराइन फिशेज आर पॉम्फ्रेट, टूना, मैकेरेल, सार्डिनस, बॉम्बे डक, ठीक है। तो यही आपकी कॉमन मेराइन फिशेज हैं, कुछ याद रख लेना, जैसे पॉम्फ्रेट, टूना, बॉम्बे डक, समथिंग, सार्डिनस, ये याद रह सकता है, ठीक है। फिश आर कॉट विद नेट्स एंड मॉडर्न टूल्स लाइक इको साउंडर्स एंड सैटेलाइट्स। तो बेसिकली फिश को पकड़ा कैसे जाता है, नेट से पकड़ा जाता है। मॉडर्न टूल्स लेकिन यूज़ करे जाने लगे, क्या,
इको साउंडर्स, इनका साउंड सुन लेते हैं कि भाई कहाँ पे से साउंड आ रहा है, फिर पकड़ लेते हैं। फिर सैटेलाइट से इनको देखा जा सकता है कि अच्छा यहाँ पे फिशेज हैं तो वहाँ पे नेट फेंको और पकड़ लो, ठीक है। टू लोकेट द स्कूल ऑफ फिश, तो भैया यहाँ से अपन लोग जान सकते हैं, ठीक है, इको साउंडर से एंड सैटेलाइट से कि अच्छा यहाँ पे फिशेज का ज़्यादा झुंड है, स्कूल ऑफ फिश है, तो भैया पहचाना और फिर फेंका नेट और ले लिया, ठीक है ना। हाई वैल्यू मेराइन फिशेज, तो अब देखो क्या कह रहे हैं, अब फिशेज में कुछ का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है और कुछ का कम होता है। मैम ये कैसी बात होती है, बाय ह्यूमन बींग्स में भी तो ऐसा ही है। इफ़ यू पीपल नो अबाउट योर वर्थ तो डेफिनेटली तुम बहुत महंगे इंसान हो, बट इफ़ यू डो नॉट नो अबाउट योर वर्थ, तुम कहीं भी सस्ती जगह जाके तुम 10,000 की नौकरी करने के लिए तैयार हो, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ 10,000 की नौकरी इज़ बैड, बट आई एम सेइंग यू हैव टू नो अबाउट योर वर्थ, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताती हूँ कि बहुत अमीर लोग ऐसा नहीं होता बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत अमीर होने के लिए बहुत हार्ड वर्किंग होना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, एक टाइम पे हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, बट बहुत अमीर लोग बहुत हार्ड वर्क नहीं कर रहे होते। समझ जाना, समझ पाओ तो ठीक है, या फिर शायद बड़े होके समझ जाओ, आई डोंट नो। देखो हाई वैल्यू मैराइन फिशेज की बात क्या है, जैसे प्रॉन्स हैं, म्यूसल्स हैं, ऑयस्टर्स, सीवीड्स आर ऑल्सो फार्म्ड इन सी वाटर, उनको भी सी वाटर में आप लोग फार्म करते हो, उगाते हो, मतलब एक तरीके से उनको कहते हो कि भाई चलो उगो, है ना। मतलब उगो का मतलब प्लांट तो है नहीं कि चलो आ जाएगा, ठीक है, मतलब क्या है कि भाई रिप्रोड्यूस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, मैरीकल्चर बोलते हैं। ऑयस्टर्स आर ऑल्सो कल्चर्ड फॉर पर्ल्स, तो भैया ऑयस्टर्स को पर्ल्स के लिए, जो मोती होता है उसके लिए भी इनको पाला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, फ्रेश वाटर सोर्सेज क्या है बच्चे लोग, रिवर, पोन्ड, रिजर्वर्स के नाम, ठीक है। अब मेराइन वाटर सोर्सेज अपन ने पढ़ लिया ऑलरेडी, C7500 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है अपने पास ऑलरेडी। ब्रैकिश वाटर सोर्स क्या होते हैं, एस्चुरीज एंड लगून्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एस्चुरीज एंड लगून्स में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे ब्रैकिश वाटर जैसे बोला गया है, स्लाइटली सॉल्टी वाटर होता है विच इज अ मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। इट इज फाउंड इन एस्चुरीज एंड लगून्स वेयर रिवर्स मीट विद द सी। तो जैसे आपने देखा कि फ्रेश वाटर रिवर से आएगा, मेराइन वाटर सी से आएगा, तो जहाँ पे रिवर और सी मिल रहा हो उनको क्या कहेंगे, एस्चुरीज या फिर लगून्स। और वहाँ पे क्या मिलता है आपको, ब्रैकिश वाटर, मतलब ना ज़्यादा फ्रेश वाटर ना ही ज़्यादा खारा पानी, नॉर्मल सेलाइन वाटर, ठीक है ना। फिश यील्ड इज इंक्रीज्ड बाय एक्वाकल्चर, तो जो फिश का यील्ड है बच्चे लोग वो किससे इंक्रीज होता है, एक्वाकल्चर से, फिश कल्चर इन द पोन्ड से, ठीक है ना। तो फिश तो है ही, घूम तो रही ही है, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइप के फिशेस को उगाना है तो तुम्हें उनका कल्चर करना पड़ता है, ठीक है ना। उनको प्रॉपरली रिप्रोडक्शन के लिए कंडीशंस प्रोवाइड करवानी होती हैं, खाना प्रोवाइड करवाना होता है जैसे उन्हें चाहिए होता है। फिर देखो जादू, ठीक है, मतलब वो जो तुम्हें जैसी चाहिए वैसी डिजायर्ड मिल जाएंगी, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाता है दूसरा MCQ, तो ब्रैकिश वाटर इज, ब्रैकिश वाटर क्या होता है, प्योर फ्रेश वाटर होता है, वाटर कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ सोल्ट लाइक सी वाटर, या मिक्सचर ऑफ फ्रेश एंड सी वाटर, या फिर वाटर फाउंड ओनली इन माउंटेन्स, ठीक है। ये आपका होमवर्क का सेकेंड है, तो इसका आंसर भी फटाफट से देना इन द कमेंट सेक्शन। अगली बात आ जाती है बच्चे लोग, कॉम्पोजिट फिश कल्चर सिस्टम, ठीक है। तो कॉम्पोजिट फिश कल्चर क्या है वो देखते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट बैटरी डेड होने वाली है, बट स्टिल लेट्स सी कब तक ये काम करेगा। आई विश चैप्टर तो कंप्लीट हो जाए। देखो क्या कंपोजिट फिश कल्चर में क्या है बच्चे लोग, सेवरल स्पीशीज 5 to 6 आर कल्चर टुगेदर इन वन पोन्ड। तो भैया देखो कंपोजिट फिश कल्चर में क्या होता है, 5 से 6 डिफरेंट टाइप की जो फिशेज होती हैं ना, सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज, उनको एक साथ कल्चर किया जाता है। कैसे, जैसे इन्होंने बोला स्पीशीज चूजन हम डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, लाइक कुछ सरफेस फीडर्स हैं, कुछ बॉटम फीडर्स हैं, कुछ मीडियम फीडर्स हैं। तो बेसिकली जैसे इन्होंने बोला केटला, रोहू, मृगल एंड कॉमन कार्प या फिर ग्रास कार्प, ये चारों के चारों आप एक साथ जो है उगा सकते हो, मतलब कल्चर कर सकते हो। कैसे, कतला जो है बच्चे लोग वो सरफेस फीडर है, एकदम टॉप पे सरफेस पे फीड करेगी, ठीक है। रोहू जो है बच्चे लोग वो क्या करेगी, मिड वाटर फीडर है। मृगल एंड कॉमन कार्प बॉटम फीडर्स हैं, एंड ग्रास कार्प क्या होता है, फीड्स ऑन वीड्स। तो भैया ये क्या है, ना ये बॉटम है या मिड, ना मिड है ना सरफेस है, तो सिर्फ और सिर्फ जो वीड होते हैं ना पानी में, जो खरपतवार होते हैं उनको खाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो, 5 से 6 सेवरल स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज को, जैसे आपने कतला, रोहू, मृगल एंड कॉमन कार्प साथ साथ ग्रास कार्प को एक साथ उगा के देखा, सारी की सारी उग रही हैं। दिस इंश्योर फुल यूज ऑफ पोन्ड फूड एंड गिव्स हाई यील्ड। तो बेसिकली ये पोन्ड का, फूड का और हाई यील्ड साथ के साथ सब कुछ देगा, क्योंकि क्या है, कोई फाइट नहीं कर रहा, कटला रोहू से नहीं लड़ रही कि मैं खाऊंगी बिकॉज कटला इज अ सरफेस फीडर, रोहू इज अ मिड वाटर फीडर, ठीक है ना। साथ में कॉमन कार्प एंड मृगल जो है वो भैया बॉटम फीडर हैं, और जो लास्ट अपनी ग्रास कार्प है वो केवल ग्रास को खा रही है, मतलब क्या है, वीड्स को खा रही है, ठीक है ना। तो ऐसे याद रहेगा।
इसके बाद क्या, इसको क्या बोला गया है, कंपोजिट फिश कल्चर बोला गया है। अब इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मैनी फिश ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मानसून। तो भैया इसमें ये दिक्कत आ जाती है कि ठीक है ये खा तो लेंगी, पर कुछ फिशेज ऐसी होती है जो केवल और केवल मानसून के टाइम पे ही ब्रीड करेंगी, ठीक है ना। उनका मानसून के टाइम पे ही मूड होता है कि चलो अभी सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं या फिर अभी ब्रीड करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या किया गया, ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि उनका मॉनसून सीजन पे उनका हार्मोनल चेंज होता है ताकि वो ब्रीड कर पाती हैं, ठीक है ना। उनको अट्रैक्शन होता है अपने मेल पार्टनर से, अपनी फीमेल पार्टनर से, ठीक है ना। तो बेसिकली उनकी बॉडी में क्या किया गया, हार्मोनल स्टिमुलेशन कर दिया गया। और हार्मोनल स्टिमुलेशन इज यूज फॉर ब्रीडिंग टू गेट गुड क्वालिटी सीड ऑल ईयर। तो बेसिकली जो केवल और केवल मानसून पे सीड देने वाली थी, मतलब मानसून पे जब वो रिप्रोड्यूस करके और ज़्यादा फिशेस को प्रोड्यूस करने वाली थी, अब वो क्या है, वो हर एक सीजन में ब्रीड कर रही हैं और गुड सीड दे रही हैं। कैसे, बिकॉज उनका हार्मोन स्टिमुलेट कर दिया गया है। अब उनका हार्मोन केवल और केवल मानसून पे नहीं, बल्कि उनका मन क्या है, बाकी सीजन्स में भी नॉर्मली करता है कि हाँ चलो ब्रीड करा जाए, और फिर उनको गुड क्वालिटी सीड वो ऑल ईयर दे पाती हैं, ठीक है ना। हाँ, और फिश ऑफ टेंट, मैम ये गलत नहीं हो रहा है, हाँ ये गलत हो रहा है यार, ह्यूमन हार्मोनल स्टिमुलेशन करवाया जा रहा है, बट क्या करें, कोई पाल रहा है तो भाई वो तो अपने फ़ायदे के लिए ही पाल रहा है ना। और अब ऑब्वियसली बात है कि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो दिस इज द थिंग दैट हैज़ बीन डन। हाउ आर फिश ऑब्टेन्ड, फिशेस को ऑब्टेन किया कैसे जाता है, ठीक है, ये देखो ये रहा। तो फिश आर ऑब्टेन्ड इधर बाय कैप्चर फिशरिंग फ्रॉम नेचुरल वाटर बॉडीज और कल्चर फिशरिंग फार्मिंग बाय कंट्रोल्ड वाटर सिस्टम। तो भैया कैप्चर और कल्चर दो ही सिस्टम होते हैं जिससे अपन फिश को ऑब्टेन कर सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर। तो अभी अभी अपन ने देखा एक साथ हम 5-6 वेराइटीज़ को उगा सकते हैं, एक साथ सबकी गुड यील्ड आ सकती है, तो वही वाली चीज़ है। डिफरेंट फिश यूज ऑल लेवल ऑफ पोन्ड फूड। तो भैया पोन्ड का, फूड का हर एक लेवल पे मतलब सबका अच्छे से यूज हो जाता है विदाउट कॉम्पिटिशन। ओवरऑल यील्ड इंक्रीज हो जाता है। इट मेक्स फिश फार्मिंग मोर प्रोडक्टिव एंड इकोनॉमिकल। तो भैया फ़ायदा भी हो जाता है और ज़्यादा पैसा भी इतना नहीं लगता है, ठीक है ना। तो मोर प्रोडक्टिव एंड इकोनॉमिकल। बी कीपिंग की बात आ जाती है बच्चों लोगों को अपने पास। बी कीपिंग को क्या बोलते हैं, एपिकल्चर भी बोला जाता है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है मैम। एपिकल्चर, बी कीपिंग इज द रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी एंड वैक्स। तो भैया जब अपन हनी के लिए बीज को पालते हैं, हनी के लिए एज वेल एज वैक्स के लिए, ठीक है, इट इज प्रॉफिटेबल लो कॉस्ट एक्टिविटी फॉर फार्मर्स। तो ठीक है जी, देखते हैं क्या है। बी कीपिंग इज द रियरिंग ऑफ हनी बीज, हनी बीज को पालना फॉर हनी एंड वैक्स प्रॉफिटेबल है, लो कॉस्ट एक्टिविटीज़ है फार्मर्स के लिए, क्योंकि फार्मर्स को क्या करना होता है, बस बी को पाल लो, बाकी सब काम हो रहे हैं, बाकी सब चीज़ें आ रही हैं, वो बस पले जा रही हैं, ठीक है, इनके लिए कुछ इतना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना होता, ठीक है। एक सेकेंड देख लेते हैं, आवाज़ तो आ रही है, आवाज़ तो आ रही है, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कॉमन वेराइटीज़ ऑफ हनी बीज की अगर हम बात करें तो जैसे एपिस सीरीना इंडिका, इंडियन बी है, ठीक है, डोरसाटा रोग बी है, फ्लोरिया लिटिल बी है, ठीक है, एपिस मेलिफेरा क्या है, इटालियन बी है, ठीक है। इटालियन बीज हाई यील्ड वैरायटी, ठीक है, जैसे अपन ने उधर भी देखा था कि जो एक्जॉटिक ब्रीड्स होते हैं वो यील्ड अच्छा देती हैं, ठीक है, और जो इंडियन ब्रीड्स होती हैं वो डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या बोला, इटालियन जो बी है वो भी क्या है, हाई यील्ड देती है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन बिकॉज इट कलेक्ट मोर हनी। तो भैया कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए इटालियन बी का यूज़ किया जाता है, ये काफ़ी हनी कलेक्ट कर देती है, लेस एग्रेसिव होती है, स्टे लॉन्गर इन हाइव, अपने छत्तों में ज़्यादा टाइम तक रहती है और ब्रीड बहुत अच्छे से ब्रीड करती है, ठीक है ना। सॉरी। बी फार्म्स को क्या कहते हैं बच्चों लोग, एपियरीज बोलते हैं। मेंटेन किया जाता है नियर फ्लावरिंग फील्ड्स। तो बेसिकली जहाँ पे फूल आ रहे होते हैं ऐसे फील्ड के आसपास बी फार्म्स बना दिए जाते हैं, फिर एपियरीज बना दिए जाते हैं। तो फार्मर्स को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना होता, फार्मर्स को भाई ठीक है वो उन्होंने प्लांट्स उगा रखे हैं ऑलरेडी, उसी के पास में क्या रख दो, बी फार्मिंग कर दो। बी कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करेंगे और पोलन्स को क्या करेंगे, पोलिनेशन में भी हेल्प कर देंगे थोड़ा सा, और नेक्टर को भी कलेक्ट करके क्या बना देंगे, बी वैक्स और हनी दोनों प्रोड्यूस कर देंगे। द क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ हनी डिपेंड अपॉन द पैस्चुरेज, ठीक है ना, द टाइप ऑफ क्वांटिटी ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, हनी कितना अच्छा हो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि फ्लावर्स उसको किस तरीके के दे रखे हैं, ठीक है ना। तो जिस टाइप के फ्लावर्स हैं, जिस टाइप की क्वांटिटी है फ्लावर्स की, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी है, जितना ज़्यादा टाइप अच्छा है, मतलब फ्लावर्स का टाइप है, उस अकॉर्डिंगली हनी जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। क्योंकि हनी आया किधर से, बी ने कलेक्ट किया, लेकिन आया किधर से, अल्टीमेटली हनी जो है वो प्राप्त तो हुआ है कहाँ से, फ्लावर्स से ही। तो फ्लावर्स की क्वालिटी पे तो डिपेंड करेगा ही, ठीक है। What are the desired characters of bee varieties suitable for honey production? तो कौन से desirable characteristics हैं बी वेराइटी के लिए जो हनी प्रोडक्शन के लिए यूजफुल होते हैं।
तो भैया क्या है बोलिए लोग, इसको हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए, लेस एग्रेसिव होनी चाहिए। जैसे अपन ने इटालियन बी का देखा था ना, वो लेस एग्रेसिव होती है और स्टेन हाइज, गुड ब्रीडिंग, तो भैया डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए, लेस एग्रेसिव, ब्रीड वेल, यही वाली कंडीशन होनी चाहिए, और हाई हनी प्रोडक्शन भी कर सकती हूँ, उनका कैपेसिटी ज़्यादा हो, ठीक है। व्हाट इज़ द पैस्चुरेज एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू हनी प्रोडक्शन। तो पैस्चुरेज है क्या, तो भैया पैस्चुरेज का मतलब होता है अवेलेबिलिटी एंड टाइप ऑफ फ्लावर्स, ठीक है ना, कितनी अवेलेबिलिटी है और किस तरीके का फ्लावर है, ठीक है, जिससे बी कलेक्ट करिए नेक्टर को एंड वैक्स को, ठीक है ना, और पोलन्स को। तो बेटर पैस्चुरेज गिव्स बेटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ हनी। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों लोग आपके पास व्हाट यू हैव लर्न, समरी पढ़ने में आ रहे हैं फटाफट से। मैक्रो माइक्रो दोनों पढ़े हैं, मैक्रो जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, माइक्रो जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। मैन्योर फर्टिलाइजर पढ़ लिए हैं, मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग अपन लोगों ने पढ़ ली है, तो यूज नेचुरल मेथड्स, अवॉइड केमिकल्स एंड मेंटेन सॉइल हेल्थ, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग की बात करते हैं। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, बोथ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक जो होते हैं वो दोनों के दोनों यूज होते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है बच्चों लोग, 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप को एक साथ उगाया जाता है, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग अपन लोग पढ़ चुके हैं कि भैया क्रॉप्स आर ग्रोन इन डेफिनेट रो पैटर्न, रो में डिफरेंट डिफरेंट रोज में उगाया जाता है। क्रॉप रोटेशन बोले तो एक सीजन में एक क्रॉप, मतलब एक साल में तुम 3 अलग अलग क्रॉप सेम लैंड पे उगा रहे हो, तो वही हो जाएगा क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स वन आफ्टर द अनदर। वेराइटल इंप्रूवमेंट के लिए अपन क्या करते हैं भैया, हाई यील्ड, गुड क्वालिटी एंड रेजिस्टेंट वगैरह लेने के लिए अपन को वेराइटल इंप्रूवमेंट करना होता है। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स का पालन जो है बच्चे लोग, उसमें क्या देखना होता है, उनका फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल देखना होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन ने क्या देखा था, ये देखा था पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। तो गिव एग्स एंड मीट, क्रॉस ब्रीडिंग इंप्रूव प्रोडक्शन, तो भैया पोल्ट्री फार्मिंग में जो क्रॉस ब्रीडिंग है वो प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकता है। फिशरीज की अगर हम बात करें तो भैया इनमें मैरिन एंड इनलैंड सोर्सेज जो हैं, कंपोजिट फिश कल्चर जो है इंप्रूव यील्ड, ठीक है। कंपोजिट बोले तो जिसमें 5-6 वेराइटी की जो फिशेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज जो डिफरेंट डिफरेंट सरफेस फीडर्स हैं, उनको एक साथ उगाया जाता है ताकि पोंड का जो है वो सही तरीके से यूज़ किया जाए, प्रोडक्टिव यूज़ किया जाए और साथ में इकोनॉमिक भी हो, ठीक है ना। बी कीपिंग में क्या देखा गया, ये हनी एंड वैक्स दोनों प्रोवाइड करते हैं। क्वालिटी डिपेंड अपॉन द पैस्चुरेज, कितने किस टाइप के फ्लावर्स हैं और कितने क्वांटिटी में फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो अब अपने पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, दैट फिश कल्चर इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो फिश कल्चर को इनमें से आप क्या भी बोलते हो, पिस्की कल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर सेरीकल्चर, ठीक है। जल्दी से बता देना, ये होमवर्क 3rd है आपके पास, ठीक है बच्चों लोग। दैट्स इट फॉर द क्लास बच्चों लोग, एंड आई होप आप लोगों ने समझा हो, आई होप आपको चैप्टर में कोई कंफ्यूजन ना हो। स्टिल अगर डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कल इसका डाउट सेशन लिया जाएगा लाइव में, ठीक है, तो तब ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा नाम है नैना उर्फ मुस्कान मैम। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो अगर सेशन हेल्पफुल लगा है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड राधे राधे।